काबिलियत की परिभाषा क्या होगी? आप बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं और समाज आपको पहचानता ही नहीं, आपने समाज के लिए कुछ किया नहीं है। संभव है कि आप थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन समाज में आपका योगदान बहुत बड़ा है। कि दिल्ली में जो चुनाव हुए, केजरीवाल की पार्टी जो हारी, उसमें क्या आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का वो डेडिकेशन, वो एक स्ट्रक्चर वहां पे ना होना इसका मुख्य कारण हो सकता है? जब केजरीवाल जी पर लिकर स्कैम का मामला आया तो या तो उनको हाई मोरल ग्राउंड लेकर इस्तीफा दे देना चाहिए था। क्या आपकी पार्टी भी कॉर्पोरेट नक्शे पे चल रही है या सही में आपके कार्यकर्ता कहीं तक पहुंच पा रहे हैं? आप बिहार में किसी भी गांव में, पंचायत में, प्रखंड में, जिले में चले जाइए। आज अगर किसी दल की कोई गतिविधि संगठनात्मक या राजनीतिक चल रही है तो जनसुराज का ही चल रहा है। आप और आपकी पार्टी जब चुनाव कंटेस्ट कर रही थी, वो क्या चाहती थी? वो तो जीतना चाहती थी ना। बिल्कुल। आपको हासिल क्या हुआ? आपको ये लग रहा है कि भाई आप लोग क्यों नहीं जीते? 6-7 दिन में नए सिंबल को लेकर जो हम लोगों ने चुनाव लड़ा, पार्टी को 10% वोट आया है। आपके पोस्टर में गांधी और अंबेडकर हर जगह है। गांधी और अंबेडकर अपनी वैचारिकी में अलग अलग थे, बहुत अलग थे। कई पहलू पे तो एकदम ही एक दूसरे के अलग थे, जैसे जाति, धर्म, हिंदुत्व की अगर बात हो। ऐसी परिस्थिति में जब आप इन दोनों को एक साथ अपने मंच पर रखते हैं तो आप कैसे समन्वय बनाने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया और कम लोग इस सवाल को समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। जनसुराज एकमात्र ऐसा दल है जो गांधी और अंबेडकर को इस तरह से साथ लाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ पिक्चर में नहीं। लोगों ने बिहार में, यूपी में MY समीकरण को देखा है कि मुस्लिम यादव भाजपा का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन लास्ट के 15-20 वर्षों में लोगों ने यह भी देखा है कि MY समीकरण से भाजपा नहीं हारती है। प्रशांत कहते हैं कि जब भी हमारी सरकार आई तो हम तुरंत शराबबंदी खोल। जो लोग भी ये कहते हैं उनको ना गांधी की समझ है, ना गांधी के विचारों की समझ है। अच्छा, जब आप शैक्षणिक योग्यता की बात कर रहे थे कि कहीं से भी किसी को भी जो भी टिकट दिए जाएंगे उसमें ये नहीं देखा जाएगा इस समाज में उसने क्या मूलचूल बदलाव किए, बेहतरी के लिए क्या किया। तो तेजस्वी यादव से आपको क्या दिक्कत है? आप उनके 9वीं फेल होने को लेकर के एक एजेंडा पूरा बड़ा सा चलाते हैं। दिक्कत क्या है मैं आपको बता दूं, एजेंडा नहीं चलाते। जब आप मुख्यमंत्री के लड़के, माँ बाप आपके दोनों मुख्यमंत्री हैं, DPS RK पुरम में आपका एडमिशन है और आप वहां 9वां पास नहीं करते हैं, आपका अगर ये कहना है कि हम क्रिकेट खेलने चले गए, उसके बाद क्रिकेट में भी कुछ नहीं किया, वापस आए, आपके पास बरसों रहा, आपने ना आगे कभी पढ़ाई करने की कोशिश की, ना कोई डिग्री हासिल की, ना कुछ काम किया। 29-30 दिसंबर की रात आपके कुछ वीडियोस वायरल हो रहे थे। आप बेहद जल्दी नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, पता नहीं, पर वो गुस्सा तो आपका दिख रहा था। आप छात्रों से हिसाब मांग रहे थे कंबल का। और पहले तो आपको ये पता नहीं है कि 29 तारीख को क्या हुआ। जब आपने बात उठाई है तो पहले समझिए हुआ क्या है। मैं 2:30 बजे रात में वहां अपने गाड़ी से अपने लोगों के साथ पहुंचा हूं कि भाई कंबल कौन इनका बच्चों का ले लिया। 2 नेता वहां, छुट भैया NSCY के 2 नेता बैठे हुए थे। आप किसी की मदद नहीं कर रहे हो। प्रशांत, अरे सुनो बात को। नहीं आप क्या है, कुछ भी गलत नहीं डाल रहा हूं। एक मिनट सुनिए, मेरी पूरी बात। फिर नाराज हो रहे हैं? नाराज नहीं हो रहे हैं। जब आपने सवाल पूछा है, मैं पेशेंस के बीच में नहीं टोकता हूं। मैं चाहता हूं कि इसमें आप एक चीज ऐड करके बताएं। आप प्लीज सुना कीजिए सर। सबसे पहले मैं जातिवाद के सवाल से ही शुरू करना चाहूँगा। आप बिहार में पदयात्रा आपने की, हर जगह, हर प्रखंड में जाकर आपने कहा कि जातिवाद से आज़ादी तो चाहिए, इससे ऊपर उठ के लोगों को, सरकारों को चुनना होगा, अपने बेहतर भविष्य की ओर जाना होगा, देखना होगा। लेकिन जब आप अपने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष की बात करते हैं तो आप उसमें भी एक जाति ढूंढते हैं कि ये दलित मेरा कार्यकारिणी अध्यक्ष होगा। ऐसा आप क्यों करते हैं? इससे कैसे हम चीजों को बेहतर कर पाएंगे? दोनों ही बात आप आधी समझ रहे हैं। आप स्पष्ट बताइए। जब मैंने पदयात्रा के दौरान या मैंने अपनी बातों में जब मैंने ये बात कही है तो मैंने ये नहीं कहा है कि आप जाति से ऊपर उठिए या जाति में फंसिए। मैं सिर्फ लोगों को ये बता रहा हूं कि जिस चीज के लिए आप लोकतंत्र में वोट देते हैं वो चीज आपको थोड़ी कम या ज्यादा मिलती है।
तो पूरा जो जन स्वराज का संवाद है वो ये नहीं कहता है कि कौन नेता गलत है, कौन नेता ने आपको ठगा। जन स्वराज के संवाद के मूल में ये बात है कि जनता को ये समझना होगा कि जिन चीज़ों के लिए भी आप वोट देते हैं, चाहे वो विचारधारा हो, कोई वस्तु हो, कोई साधन हो, कोई स्पेसिफिक डिमांड हो, वो चीज़ आपको कम या ज़्यादा मिलती है। वोट चाहे आप किसी को भी दें। हर भाषणों में मैं ये बताता हूँ लोगों को कि अगर आपने मंदिर के लिए वोट दिया है तो अयोध्या में मंदिर बना है। अगर आप 5 किलो अनाज के लिए भाजपा को वोट देते हैं तो चाहे बिहार में जितना भी भ्रष्टाचार हो, 1 किलो चोरी हो रहा हो, लेकिन 4 किलो अनाज तो लोगों को मिल रहा है। अगर लोगों ने लालू जी को आवाज और सम्मान के लिए वोट दिया तो लालू जी के राज में भले उसको जंगल राज कह लीजिए, भले उसमें बिजली, पानी, सड़क, पढ़ाई की व्यवस्था न हुई हो, लेकिन समाज के जो पिछड़े लोग थे उनको आवाज तो मिली, सम्मान मिला। अगर लोगों ने नीतीश को इस बिहार में बिजली, पानी, सड़क के लिए वोट दिए हैं तो बिजली, पानी, सड़क में सुधार हुआ है। लोगों ने अगर मोदी जी के गुजरात के विकास करने की कहानी को सुनकर वोट दिया है तो गुजरात के विकास और उसकी कहानी तो चल रही है। बिहार के बच्चे जाकर वहां मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन बिहार में लोगों ने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। ना लालू जी को दिया, ना नीतीश को दिया, ना मोदी को दिया, किसी को भी अभी तक बिहार में लोगों ने अपने बच्चों के पढ़ाई, रोजगार के लिए वोट नहीं दिया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जब हम लोग करते हैं सभाओं में तो मैं लोगों से ये कहता हूँ कि आप अपने बच्चे के सर पर हाथ रखकर बोलिए कि क्या कभी आपने अपने जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई, रोजगार के लिए वोट दिया है? बिहार में आज तक एक आदमी ने भी ये नहीं कहा कि नहीं मैंने दिया है। तो यही बात सिंपल बताई जा रही है जन स्वराज में कि अगर आपने अपने बच्चों के पढ़ाई, रोजगार के लिए वोट नहीं दिया तो नहीं मिला। आपने जाति के लिए वोट दिया तो जाति की गणना हुई, जाति की चर्चा हो रही है। मंदिर, मस्जिद के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। 5 किलो अनाज के लिए वोट दिए, 4 किलो अनाज मिल रहा है। आपने आवाज और सम्मान के लिए वोट दिया लालू जी को तो लालू जी के राज में आवाज, सम्मान मिला। नीतीश के लिए को बिजली, सड़क के लिए वोट दिया तो बिजली, सड़क आया है। आपने पढ़ाई, रोजगार के लिए वोट नहीं दिया इसलिए वो नहीं मिला। तो जन स्वराज के मूल में ये बात है कि अगर आपको अपना जीवन बेहतर बनाना है, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई, रोजगार की व्यवस्था करनी है तो उसके लिए वोट दीजिए। दूसरी बात जो आपने कही कि आपने जाति के आधार पर किसी को यहाँ कार्यवाहक प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट बनाया, ऐसी बात नहीं है। जन स्वराज की जब स्थापना की गई, 1 करोड़ लोग बिहार के साथ में आकर जब इस दल को बनाए, उसका संविधान बनाया, तो उसमें यह तय किया गया कि जिस जाति की वर्ग, जिस जाति समूह की जितनी संख्या है उसको उसकी हिस्सेदारी इस दल में होनी चाहिए। और समाज में अगर 5 बड़े वर्ग देख लिए, सामान्य वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, ईबीसी वर्ग है, मुस्लिम्स हैं और दलित पिछड़ा वर्ग, तो 5 वर्ग को उनका हक उनकी आबादी के हिसाब से मिलना चाहिए। और ये कोई कमरे के अंदर बात नहीं हुई, बाज़ाब्ता बापू सभागार में हजारों लोगों के साथ बैठकर मल्टीपल राउंड्स चर्चा करके, वोट कराकर, पब्लिक के सामने, वीडियो मीडिया के सामने ये तय किया गया कि नहीं, ये 5 वर्ग के लोगों को जन स्वराज के बनाने वालों में, जन स्वराज को चलाने वालों में, जन स्वराज के नेतृत्व में और जन स्वराज से मिलने वाले टिकट और मनोनीत पदों में इन 5 वर्गों की जनसंख्या का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन उसमें सबसे पहला हक किसको मिलेगा, ये बात भी चर्चा का विषय बना। इन 5 में पहला हक किसको मिले, सबसे पहले नेतृत्व कौन करे। तो ऐसा नहीं कि वो दलित का वोट चाहिए इसलिए दलित को बना दिया गया। उसके पीछे सोच ये है कि जो समाज का सबसे पिछड़ा हिस्सा है, सबसे पिछड़ा वर्ग है, सबसे जो पीछे छूट गया वर्ग है, उसको सबसे पहले अवसर मिलना चाहिए। सोच क्या है, समाज में अगर मान लीजिए आपके 4 बच्चे हैं, आप अपने संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं, तो जो सबसे कमजोर बच्चा है, पेरेंट्स के नाते आप सबसे पहले उसकी चिंता करते हैं। तो सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक स्तर से सबसे पीछे अगर एससी समाज के लोग हैं तो सबसे पहले नेतृत्व उनको मिला। उसके बाद अगर अति पिछड़ा समाज के लोग हैं तो उनको नेतृत्व मिलेगा, फिर उसके बाद मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको नेतृत्व मिलेगा, फिर ओबीसी, फिर सामान्य वर्ग। और इस पर व्यापक सहमति बनाई गई, जो इनको 5वें, जैसे सामान्य वर्ग के लोगों को नेतृत्व 5वें टर्म में मिलेगा, तो लोगों ने सहमति बताई कि नहीं, हमें अच्छा है, आप इनको आगे दीजिए, हमें 5वें टर्म में ही मिलेगा। एक अंतिम बात, जन स्वराज ने ये कहा कि जिसकी संख्या है उसको उतनी भागीदारी मिलेगी, लेकिन साथ में ये भी कहा कि उस समाज के काबिल व्यक्ति को जिम्मेवारी मिलेगी।
क्योंकि जनसुराज जो ये कह रहा है कि संख्या के हिसाब से भागीदारी, ये अन्य दलों से अलग कैसे है? ये अलग ऐसे है कि जनसुराज में हम लोग का मानना है कि हर समाज में काबिल व्यक्ति हैं और हर काबिल व्यक्ति किसी न किसी समाज का है। तो अगर सिर्फ बनाने वाले की नियत में खोट न हो तो ये बिल्कुल संभव है कि काबिल लोगों के समूह से हर समाज के प्रतिनिधित्व को दे दिया जाए। मतलब बेसिकली हम उससे पीछे नहीं हट सकते जो जाति की सच्चाई है। नहीं, बिल्कुल आप गलत समझ रहे हैं, फिर आप उल्टा पकड़ लिए। हम काबिलियत से पीछे नहीं हट सकते हैं, लेकिन ये जो अवधारणा है कि कोई समाज है जिसमें काबिल लोग नहीं हैं और उसको भागीदारी इसलिए दी जा रही क्योंकि उसकी संख्या है, हम लोग उसके उलट बात कर रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि एससी समाज में अगर 10 लोग काबिल हैं, अति पिछड़ा समाज में 10 लोग काबिल हैं, सामान्य वर्ग में 10 लोग काबिल हैं, मुस्लिम समाज में 10 लोग काबिल हैं, तो उन और बांटने के लिए 50 की जगह आपके पास 10 ही जगह है, तो किस समाज के लोगों को कितनी जगह मिलेगी? उस समय ये ध्यान रखा जाएगा कि अगर 18% दलित हैं तो 10 में 2 जगह दलित समाज के लोगों को मिलनी चाहिए। जो जातिगत संख्या है वो दूसरा पैरामीटर, काबिलियत सब पर है, लेकिन अगर 243 सीट है विधायक के लिए, लेकिन काबिल लोग तो 243 से ज्यादा हैं, तो कैसे बटेगा? उस बंटवारे का आधार उन जाति समूह की संख्या है, काबिलियत पर कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये आमूल चूल उल्टी बात है, बजाय उसके जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं ये अति पिछड़ा है इसलिए इनको टिकट मिल जाए। हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, अति पिछड़ा समाज में भी बहुत काबिल लोग हैं, सामान्य वर्ग में भी बहुत काबिल लोग हैं, दलित समाज में भी काबिल है, मुस्लिम भी काबिल हैं, ओबीसी भी काबिल है, और जो टिकट बंटना है वो 243 है, तो उसके बंटवारे का आधार क्या हो? उन काबिल लोगों के बीच से जिस समाज की जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। काबिलियत की परिभाषा क्या होगी, किस तरीके से होगी? क्या हाईली एजुकेटेड होंगे? काबिलियत की परिभाषा समाज में उस व्यक्ति की छवि है, समाज में उसके द्वारा किया गया काम है, समाज का उस व्यक्ति के प्रति नजरिया है। काबिलियत सिर्फ पढ़ाई का फंक्शन तो है नहीं। आप बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं और समाज आपको पहचानता ही नहीं, आपने समाज के लिए कुछ किया नहीं है। संभव है कि आप थोड़े कम पढ़े लिखे हैं लेकिन समाज में आपका योगदान बहुत बड़ा है। तो काबिलियत का पैमाना समाज है और उसी पैमाने के आधार पर काबिलियत तय करती है। क्योंकि मैं बिहार के गोपालगंज से आता हूँ और बेहद बुनियादी चीजें समझने की कोशिश करूँ तो बिहार के 40 में से 32 जिले मैंने भी घूमे हैं 2020 और 22 के चुनाव के दौरान, 24 के चुनाव के दौरान। मैंने देखा सर कि हर जगह तो जातीय समीकरण वाला ये हिसाब किताब है, जिस सीट पे जिसकी जितनी बहुलता है उस हिसाब से वो टिकट बांटे भी जाते हैं। तो यहाँ पे कितना फर्क नजर आएगा ये समझने के लिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। बिल्कुल फर्क नजर आएगा। आप गोपालगंज के हैं, गोपालगंज से सबसे काबिल लोगों में जो वहां के सबसे शानदार पृष्ठभूमि वाले जो जिन लोगों के नाम आएगी उसमें वाईवी गिरी का नाम आएगा। यहाँ के बहुत बड़े कानूनविद हैं और वो ओबीसी गोस्वामी समाज से भी आते हैं। तो ओबीसी समाज के या गोस्वामी समाज से अगर किसी को भागीदारी दी गई है तो वो वाईवी गिरी को दी गई है। किसी एक गोस्वामी समाज के व्यक्ति को उठाकर नहीं बैठा दिया गया कि अच्छा गोस्वामी समाज को रिप्रेजेंटेटिव बनाना है। अगर यादव समाज के लोगों को 15% भागीदारी मिली है जनसुराज में, तो वो 15% में जो यादव चुनकर आए हैं, आप उनकी काबिलियत देख लीजिए कि किस तरह के यादव किस आए हैं। जनसुराज में अगर 40 जो जिले हैं 38, उसके जो जिलाध्यक्ष है उसमें सबसे बड़ी संख्या यादव समाज के राजनीतिक लोगों का है जो कि जिलाध्यक्ष है, इसलिए कि उस समाज की सबसे ज्यादा संख्या है। लेकिन जो यादव समाज के लोग आज जनसुराज में जिलाध्यक्ष हैं, चाहे वो पश्चिम चंपारण में हो, छपरा में हो, मधेपुरा में हो, आप उनकी पृष्ठभूमि देखिए। क्या वो बालू माफिया हैं? क्या वो अपहरणकर्ता हैं? क्या वो शराब माफिया हैं? क्या वो बाहुबली हैं? नहीं, वो यादव समाज के हैं, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि समाज में कुछ करने वाले की, कुछ देने वालों की है। वो इसलिए नहीं बने हैं कि वो यादव है, इसलिए है कि वो काबिल व्यक्ति हैं जो यादव भी हैं। अच्छा सर, दिल्ली के चुनाव से एक उदाहरण लेना चाहता हूं। पहले तो मैं आपकी एक टिप्पणी जानना चाहूंगा कि दिल्ली में जो चुनाव हुए, केजरीवाल की पार्टी जो हारी, उसमें क्या आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का वो डेडिकेशन, वो एक स्ट्रक्चर वहां पे ना होना इसका मुख्य कारण हो सकता है, या आपका मत? देखिए, आम आदमी पार्टी
काडर बेस्ड पार्टी कभी रही नहीं है। सही बात वो है। आंदोलन से निकली हुई पार्टी, जनता की आशा अपेक्षा के हिसाब से जनता ने उसको जिताया था, और लार्जली वॉलंटियर ड्रिवन पार्टी थी। वॉलंटियर कौन था? जो आपका समर्थक है वही चुनाव के दौरान आपका वॉलंटियर हो जाता है। वो कोई आपका डेडिकेटेड कैडर नहीं रहा है। वो उसको ऐसा लगा कि एक नई तरह की राजनीतिक व्यवस्था को आप रिप्रेजेंट करते हैं, उसने अपनी ताकत लगाई, आपको जिताया। आम आदमी पार्टी क्यों हारी है इस पर विवेचना करना ना मेरा विषय है, ना मेरा उसमें मेरी कोई दिलचस्पी है। वो उनका विषय है, जो लोग वहां चुनाव लड़ रहे थे। अगर बाहर से बैठकर मुझे कोई टीका टिप्पणी करनी हो तो 3-4 बातें जो दूर से समझ में आ रही हैं। एक तो कि एंटी इनकम्बेंसी जो लैक ऑफ गवर्नेंस की वजह से रहा है, या गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज को लेकर रहा है, कि इस टर्म में शिक्षा को छोड़कर कोई नई बात जनता को दिखी नहीं। और एक तरह से गवर्नेंस पिछले पायदान पर दिखा, खासकर पिछले मानसून में जो वहां पानी का जल जमाव बहुत बड़े स्तर पर, ड्रेनेज की समस्या हुई, या जो मोहल्ला क्लिनिक जिसकी इतने मतलब फैनफेयर के साथ जिसको आपने शुरू किया था, वो करीब करीब ध्वस्त हो गया, या यमुना पर जो आपने वादे किए थे, या पॉल्यूशन की जो समस्या है। कुल मिलाजुलाकर जो लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले विषय थे गवर्नेंस रिलेटेड, उसमें कोई नया सुधार नहीं हुआ, या जो शुरू हुआ था उसमें कुछ पीछे गिरावट ही दिखी। एक उसका असर तो रहा ही होगा। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी विथ ए डिफरेंस का टैग लेकर जो आई थी, वो धीरे धीरे डाइल्यूट होता गया, और कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना और न बनना, दोनों से भी उसकी पोजीशनिंग नहीं समझ में आ रही है कि आप इंडिया अलायंस के हिस्सा थे, हैं या नहीं है। तो लोकसभा चुनाव में आप उनके साथ लड़े, विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ लड़े। तो एक जो बड़ा वर्ग है जो ये कहता था ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल, वो आपके हाथ से निकल गया। और वो वर्ग भी जो चाहता है कि आप बिल्कुल ही हर हालत में किसी भी तरीके से इंडिया अलायंस का हिस्सा बने रहे मोदी को हराने के लिए, भाजपा को हराने के लिए, वो भी आपसे नाराज हो गया। तो दोनों से नुकसान हुआ। तीसरी बात जो मेरी समझ से स्ट्रेटेजिक ब्लंडर उनसे हुआ, कि जब केजरीवाल जी पर लिकर स्कैम का मामला आया, तो या तो उनको हाई मोरल ग्राउंड लेकर इस्तीफा दे देना चाहिए था, तभी दे देते जेल जाने से पहले, तो उसका एक फायदा हो सकता था। लोगों को यह लगता है कि भाई ये वो राजनीतिक लोग हैं जो ऐसे मापदंड रख रहे हैं कि अगर हम पर कोई इल्जाम आया तो मैं पद छोड़ दूंगा जब तक मैं उससे मुक्त ना हो जाऊं। वो आपने किया नहीं, तो वो राजनीतिक मोरल हाई ग्राउंड आपको मिला नहीं। और जब आप छोड़कर आए, जब आप छूट कर आए, सॉरी, तब आपने पद को छोड़ दिया। तो वो वर्ग जो कि चाहता है कि हर हालत में केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहे, वो भी आपसे नाराज हो गया। तो मतलब ये जो तीनों डिसीजन, तीनों जो ब्रॉड है इश्यूज हैं, गवर्नेंस को लेकर, इस राजनीतिक पोजीशनिंग को लेकर, और खुद के चीफ मिनिस्टर बने रहने को, इन तीनों में मतलब आपको लैक ऑफ क्लैरिटी दिखी, और आपने ऐसे डिसीजन लिए जिससे दोनों साइड से आपको नुकसान हुआ है। आप बिहार के नजरिए उसको एक उदाहरण के तौर पे देखिए। लालू जी यहाँ जेल गए तो उन्होंने राबड़ी जी को बना दिया। तो कम से कम उनका जो सपोर्टर है वो तो है कि भाई चलो सत्ता लालू जी के हाथ में ही है। अब आप इसको ऐसे देखिए कि लालू जी वापस आते और वो कहते मैं भी नहीं रहूंगा, राबड़ी जी भी नहीं रहेंगे, कोई तीसरा बन जाएगा। तो जो आपके सपोर्टर थे वो भी गए, और जो ये मानते कि नहीं ये राजनीतिक ऊंचे मापदंड इन्होंने स्थापित किए हैं कि भाई इन पर जेल हो गई या इन पर कोई सजा हो गई, कोई इल्जाम लगा तो इन्होंने पद छोड़ दिया, तो उसका भी लाभ नहीं मिला और पद छोड़ दिए उसका भी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये तीन बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती आम आदमी पार्टी का दिखता है रही है। अब मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में इस सवाल में है कि अगर मैं दिल्ली से बिहार को देखता हूं तो मैं देखता हूं कि 2.5-3 साल पहले जब आप आते हैं और नए लोगों से मिलते हैं, एक बड़ा विचार दिखाते हैं, पदयात्रा करते हैं, हर गांव समाज के लोगों से लड़ते हैं, जुड़ते हैं, समझाते हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं लोग, उम्मीद भले आपसे जुड़ी है पर इतना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि आप किस तरीके से अपनी पार्टी को चलाएंगे। क्या आपकी पार्टी भी कॉर्पोरेट नक्शे पे चल रही है या सही में आपके कार्यकर्ता कहीं तक पहुंच पा रहे हैं? आप बिहार में किसी भी गांव में, पंचायत में, प्रखंड में, जिले में चले जाइए आज और जाकर देखिए कि अगर किसी दल का कार्यकर्ता घूम रहा है, जनसुराज का घूम रहा है ऐसा मैं दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर किसी दल की कोई गतिविधि संगठनात्मक या राजनीतिक चल रही है तो जनसुराज का ही चल रहा है, दूसरा तो यहाँ कोई कुछ करता है नहीं।
दूसरे लोग तो चुनाव के समय आएंगे, जातीय समीकरण की बात करेंगे, लालू जी भाजपा का डर दिखाएंगे, भाजपा वाले लालू जी का डर दिखाएंगे। तो तो क्या अगर इसमें कोई इलेक्शन बज क्रिएट अगर करने कोई वाला मामला? राजनीतिक कार्यक्रम चल रहा है, अगर कहीं संगठन बन रहा है, वो अच्छा बन रहा है, खराब बन रहा है और अच्छा हो सकता है, वो सब अलग बात है। अगर संगठन की कोई बैठक हो रही है, राजनीतिक गतिविधि चल रही है, तो वो तो जनसुराज का ही चल रहा है। लेकिन प्री इलेक्शन बज बना रहे हैं आप? नहीं, अभी पहली बात तो कि जो बज की बात है वो प्री इलेक्शन आपके लिए है, जनता के लिए प्री इलेक्शन तो 2 महीना 3 महीने पहले चुनाव के होते हैं। चुनाव के 8 महीने 10 महीने पहले कोई प्री इलेक्शन बज आपको वाइड स्प्रेड बज दिखेगा नहीं। ये हमारे आपके लिए जो राजनीति कर रहे हैं, जो राजनीति को कवर कर रहे हैं, राजनीति पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनके लिए ऐसा लगता है कि रोज राजनीति में पारा ऊपर गया या नीचे गया। सामान्य पब्लिक तो जब चुनाव नजदीक आते हैं तब निर्णय लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब लोकसभा का चुनाव है, तो प्री इलेक्शन तो मोदी जी का यही दिख रहा था कि 400 जीतेंगे कि 600 जीतेंगे। जब चुनाव घोषित हुए तो आपको बिल्कुल अलग तरह का टेक्सचर दिखा जनता के कम्युनिकेशन में, उनके विरोध में, उनके सपोर्ट में। तो चुनाव पर बिहार में की जनता क्या सोचती है, जनसुराज के पक्ष में सोचती है कि किसी दूसरे के पक्ष में सोच रही है, इस पर आपको जून जुलाई के बाद ही कुछ दिखने को मिलेगा। अभी अगर आप जाकर देखेंगे तो लोग वेट एंड वॉच पे रहेंगे, या जो अभी घटना चल रही है उस पर कुछ टीका टिप्पणी करेंगे। अच्छा भाई, एक जनसुराज पार्टी भी आई है, देखते हैं क्या होता है। तो ये जो आपका कहना है कि अभी विश्वास नहीं बन रहा है, तो अभी जनता को वोट देना कहाँ है कि वो विश्वास बने। जनता को वोट देना है अक्टूबर नवंबर में, और अभी से लेकर अक्टूबर नवंबर में 8 से 10 महीने का समय है, जो कि राजनीति में बहुत लंबा समय होता है। आपको कितना भरोसा है कि ये जनता आप पे भरोसा करके आपको सरकार में ले आएगी? जनता को हम पर भरोसा नहीं करना है। जनता को सबसे पहले अपनी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म करना है। बिहार में बदलाव की जो चाहत है उसको असली जामा पहनाना है। बिहार में 2/3 से ज्यादा जनता आज ये चाहती है कि बदलाव हो, चाहे वो राजद का समर्थक है, भाजपा का समर्थक है, जदयू का समर्थक है। हर आदमी, आप जाकर किसी भी गांव शहर सड़क पर पूछ लीजिए, लोग चाहते हैं बदलाव हो। अब बदलाव हो तो कौन आए, इसको लेकर विरोधाभास हो सकता है, इसको लेकर चर्चा हो सकती है, इसको लेकर जनता को मन अभी बनाना है। कुछ लोगों को लग सकता है कि ये जनसुराज हो सकता है, कुछ लोगों को लग सकता है कोई दूसरा हो सकता है। लेकिन बदलाव की चाहत बिहार में वाइड स्प्रेड है, और वो सिर्फ मेरा आकलन नहीं है, इसलिए भी है कि 30-35 साल से बिहार में जो लोग राज कर रहे हैं, नीतीश, भाजपा, लालू, यही लोग देख देख के पक गए हैं। और बिहार की जो दुर्दशा है, आप खुद को बिहार का बता रहे हैं, आप गोपालगंज के हैं, तो अन्य राज्यों में जहां कुछ विकास हो रहा है, तरक्की हो रही है, वहां पर जब सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, अगर दिल्ली में सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो बिहार में कैसे नहीं होगी? बिहार में कैसे नहीं होगी? आप इसका प्रमाण देख लीजिए। अभी 5 बाई इलेक्शन हुए हैं बिहार में, 4 विधानसभा के और 1 विधान परिषद के, लोकसभा के बाद। 5 में से 4 जगह इनकम्बेंट हारा है। और ये कौन इनकम्बेंट थे? जो लोकसभा में जीते, एमएलए के तौर पर जीते हुए थे, लोकसभा में वहां से एमपी जीते, वो अपना एमएलए का सीट नहीं बचा पाए। 5 में से 4। तो मैं तो आपको 2/3 कह रहा हूं। और नुकसान तो खाली एक ही पार्टी को। ये आपको भ्रम है। इनकम्बेंट एक गया में इमामगंज को छोड़कर सारे इनकम्बेंट हारे। आप कह रहे एक ही पार्टी को हुआ है। देवा ठाकुर साहब जो सीतामढ़ी तिरहुत के एमएलसी थे, एनडीए के, एमपी बन गए सीतामढ़ी से। वो हार गए चुनाव, उनकी पार्टी एनडीए 4थे नंबर पे रही। आप कह रहे हैं उनको नुकसान नहीं हुआ? जगतानंद सिंह, उनका लड़का सुधाकर सिंह, रामगढ़ से एमएलए, वहां से एमपी बन गए, वो अपना चुनाव हार गए। बगल में तरारी, सुदामा जी, वहां से तरारी में एमएलए थे, एमपी बन गए, वहां सीपीआई-एमएल चुनाव हार गई। गया में सुरेंद्र यादव एमएलए थे, बेलागंज से एमपी बन गए, वहां बेलागंज में सुरेंद्र यादव का लड़का चुनाव हार गया। तो आप कैसे कह रहे हैं कि उस उपचुनाव में जब आप कंटेस्ट कर रहे थे तो आपको पहले मेरी बात, पहले आप बात समझिए। आप, मैं जो बात कह रहा हूं कि बिहार में बदलाव की हवा चल रही है, या बिहार में लोग एकदम डिटरमिन्ड है कि कोई भी, लेकिन इनकम्बेंट नहीं। ये मैं सिर्फ अपने अनुभवों के आधार पर नहीं कह रहा हूं, सिर्फ अपने सर्वे आंकड़ों के आधार पर नहीं कह रहा हूं। ये जो अभी परिणाम आ रहे हैं वो भी देख लीजिए। मैं यहाँ सिर्फ सवालों के लिए बैठा ही नहीं हूँ, आपसे समझने के लिए यहाँ बैठा हूँ। नहीं, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं
कि जिस एनडीए को आप कह रहे हैं कि विधानसभा के उपचुनाव में फायदा हुआ, वही एनडीए के ठाकुर साहब जो उनके एमएलसी थे, वो अपना सीट नहीं बचा पाए और सीट ही नहीं बचा पाए, चौथे नंबर पर रहे। तो मैं जो बात कह रहा हूं उसी बात को प्रमाणित कर रहा है कि जो भी इनकम्बेंट है उसके खिलाफ वोट पड़ेगा। अब वो वोट किसको पड़े उस पर विवाद हो सकता है, उस पर बहस हो सकती है, वो अभी समय निर्धारित करेगा। वो चाहे कोई निर्दलीय जीत जाए, उनके विरोधी जीत जाए, लेकिन जो इनकम्बेंट है वो तो निश्चित हार रहा है और 2/3 से ज्यादा इनकम्बेंट हारेंगे इस बार, वो किसी दल के हों। तो एक चीज और समझे कि आप और आपकी पार्टी जब चुनाव कंटेस्ट कर रही थी, वो क्या चाहती थी? वो तो जीतना चाहती थी ना। बिल्कुल। आपको हासिल क्या हुआ? बिल्कुल, अरे चुनाव आप पार्टी बनाते हैं तो हासिल क्या करेंगे? आप चुनाव लड़ने गए हैं, हमारे पास पार्टी को अभी तक सिंबल नहीं मिला है। आपको ये लग रहा है कि भाई आप लोग क्यों नहीं जीते? भाई हम लोग को 31 अक्टूबर को 1 नवंबर को सिंबल मिला है। 10 दिन में 3 दिन छठ रहा है, तो दिवाली रहा है, 3 दिन छठ रहा है। जो लोग बिहार को जानते हैं, 4 दिन छठ में यहाँ कुछ नहीं होता है। 6-7 दिन में नए सिंबल को लेकर जो हम लोगों ने चुनाव लड़ा, पार्टी को 10% वोट आया है। 10% वोट लेने में भाजपा को बिहार में 20 बरस लगे हैं। सिंबल का कितना महत्व अब देखिए। 1 महीने के बाद नवंबर में जब एमएलसी का चुनाव हुआ तो जन स्वराज को 22% वोट आया। हम लोग दूसरे नंबर पर है, राजद तीसरे पर, एनडीए चौथे पर। तो आप सिंबल हम लोग को मिलने दीजिए। जब 6 महीना रहेगा, लोग जानेंगे कि जन स्वराज का सिंबल यह है, तो आपको आमूल चूल परिवर्तन वोट में दिखेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10% वोट ही हम लोग की अपेक्षा थे, हम लोग की अपेक्षा उससे ज्यादा रही होगी, क्योंकि आपके पास संसाधन भी नहीं, क्योंकि प्रशांत किशोर है, क्योंकि जन स्वराज है, क्योंकि उम्मीदें ज्यादा है। देखिए, किसी दूसरे दल को 10% वोट आता तो मीडिया उसकी इतनी वाहवाही करती कि भैया अभी कल का दल 2 अक्टूबर को बना हुआ दल 10% वोट लाया है। लेकिन चूंकि प्रशांत किशोर का नाम उसमें जुड़ा हुआ है, स्वाभाविक है, आपकी अपेक्षा भी है, होनी भी चाहिए, मैं उससे एक्सक्यूज नहीं कर रहा हूं। लेकिन 1 नवंबर को जिस दल को सिंबल मिला, 11 नवंबर को उसको बिहार जैसी जगह में 10% वोट मिलना, ये साधारण बात नहीं है। जो लोग राजनीति को गहराई से देख समझ रहे हैं, उनको लग रहा है कि इसका क्या असर पड़ेगा। आप एक बार को मान लो कि 10% ही वोट आएगा, तो भी कोई कितने सीट बिहार में है जिसका जीत हार का निर्णय 10% से ज्यादा से हुआ है? तो इतनी ताकत तो जन स्वराज ने 10 दिन में दिखा दी कि जीतेगा वो। हराने की ताकत तो हम लोगों ने दिखाई, अब आपको जीतने की ताकत भी दिखेगी। चलिए, शुभकामनाएं रहेंगी नहीं इसके लिए। आप ये समझिए कि अगर 10% वोट लेने की आपकी ताकत है तो आप जिसको चाहिएगा उसको हरा दीजिएगा। ये साधारण बात थोड़ी ना है। जन स्वराज या फॉर दैट मैटर कोई भी पार्टी जिसको 10% वोट मिल रहा हो, वो तो जिसको चाहे हरा दे। किसको हराएंगी? नहीं, हम लोग तो जीतने के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं ये आपको कह रहा हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं क्या हुआ 10% वोट मिला, आप मुझे बता दीजिए कि 243 विधानसभा क्षेत्रों में कितने ऐसे प्रत्याशी हैं जो 10% से ज्यादा जीते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 243 विधायकों में से कितने विधायक हैं जिनका जीत का मार्जिन 10% से ज्यादा था? उतने सीटों पर तो जन स्वराज, अगर हमारा कोई तरक्की ना हो, कोई ग्रोथ ना हो, कोई साल 1.5 साल के प्रयास का असर ना हो। और उपचुनाव में एक और बात समझिए, उपचुनाव प्रो गवर्नमेंट होता ही है। पूरे देश का इतिहास बताता है कि उपचुनाव में जो सरकार रहती है, लोग उसको वोट देते हैं। कह रहे चलिए भैया आपको देंगे मेन इलेक्शन में, अभी तो सरकार है, इन्हीं को दे देते हैं। वो सारा फैक्टर है। इसलिए आपको जो 2025 के चुनाव होंगे उसमें आपको आमूलचूल परिवर्तन दिखेगा। बिहार से अप्रत्याशित नतीजे दिखेंगे और मेरा पूरा विश्वास है कि जन स्वराज की सरकार पूर्ण बहुमत से जन स्वराज की सरकार बनेगी। ठीक है, इस पे मैं सवाल लूंगा। उसके पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं गांधी और डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के। आपके पोस्टर में गांधी और अंबेडकर हर जगह है। समझना ये चाहता हूं मैं कि गांधी और अंबेडकर अपनी वैचारिकी में अलग अलग थे, बहुत अलग थे। कई पहलू पे तो एकदम ही एक दूसरे के अलग थे, जैसे जाति, धर्म, हिंदुत्व की अगर बात हो। ऐसी परिस्थिति में जब आप इन दोनों को एक साथ अपने मंच पर रखते हैं तो आप कैसे समन्वय बनाने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया है और कम लोग इस सवाल को समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। देश में मेन स्ट्रीम पार्टीज में शायद जन स्वराज एकमात्र ऐसा दल है जो
गांधी और अंबेडकर को इस तरह से साथ लाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ पिक्चर में नहीं, विचार के आधार पर इसके मानने वालों को। और ये तब जबकि जन स्वराज का जो पूरा अभियान शुरू हुआ है तो सिर्फ गांधी ही उसमें थे, लेकिन 2 साल के जनसंपर्क पदयात्रा गांव में रहने के बाद ये सामूहिक निर्णय है कि नहीं, अंबेडकर साहब को, बाबा साहब को भी इसमें जोड़ा जाए। क्यों जोड़ा जाए? क्योंकि लड़ाई हमारी किससे है? राजनीतिक लड़ाई भाजपा से है, भाजपा की विचारधारा से है, आरएसएस से है। और इस विचारधारा को अगर हराना है तो उसको हराने का राजनीतिक वैचारिक फॉर्मूला क्या है? लोगों ने बिहार में, यूपी में MY समीकरण को देखा है कि मुस्लिम यादव भाजपा का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन लास्ट के 15-20 वर्षों में लोगों ने यह भी देखा है कि MY समीकरण से भाजपा नहीं हारती है। बिहार में नहीं हारी, उत्तर प्रदेश में नहीं हार रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब वो PDA की बात कर रहे हैं और यहां पर भी MY को तो कोई सफलता मिली नहीं। क्यों नहीं मिली, उसको एग्जामिन कीजिए। MY जो समीकरण है उसमें जो Y है, जो यादव समाज के लोग हैं, वो आधे से ज्यादा यादव समाज के लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये CSDS का आंकड़े हैं। और ऐसा नहीं कि यादव समाज की गलती है। MY के जगह आप MF कर लीजिए, फॉरवर्डों के साथ कॉम्बिनेशन बना लीजिए, अति पिछड़ों के साथ बना लीजिए, कुशवाहा के साथ बना लीजिए, हर जगह यही होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इस देश में भाजपा को करीब करीब आधे हिंदू, जहां भाजपा चुनाव लड़ती है, करीब करीब आधे हिंदू उनको वोट देते हैं। देश में हिंदुओं की आबादी है 80% और भाजपा को औसतन 40-42% वोट आता है। ठीक है, तो 40% अगर वोट उनको मिल रहा है तो मुस्लिम तो उनको ज्यादातर वोट देते नहीं है। इसका मतलब है कि करीब करीब आधे हिंदू भाजपा को वोट दे रहे हैं। ये आधे हिंदू कौन है जो भाजपा को वोट कर रहे हैं? ये किसी एक जाति विशेष के नहीं है, ये हर जाति के हिंदू हैं जो भाजपा को वोट दे रहे हैं। वो ब्राह्मण भी हो सकता है, कुशवाहा भी हो सकता है, अति पिछड़ा भी हो सकता है, यादव भी हो सकता है, दलित भी हो सकता है, थोड़ा कम या ज्यादा, लेकिन एक कटिंग अक्रॉस ऑल कास्ट। यही वजह है कि मोदी जी को, भाजपा को बिहार में, यूपी में 40% वोट आ रहा है। क्यों आ रहा है? उनके जाति का तो कोई बिहार यूपी में रहता नहीं है, क्योंकि विचारधारा के आधार पर कटिंग अक्रॉस ऑल कास्ट 40-50% हिंदू भाजपा को वोट दे रहा है। अब हमारे जैसे लोगों को, या जो लोग भी भाजपा से लड़ना चाहते हैं, उनको यह समझना है कि कौन सा हिंदू है जो भाजपा को वोट नहीं दे रहा है। भाई आधा उनको दे रहा, आधा नहीं दे रहा, आधा कौन नहीं दे रहा है? तो अगर आप इसको डीपली स्टडी करके समझना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो गांधी को मानने वाले हिंदू हैं, ज्यादातर वो हिंदू भाजपा के विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते। जो बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले हिंदू हैं, वो भी भाजपा के अनुयायी नहीं है, उनको वोट नहीं करते हैं। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, वो लोग भी भाजपा के विरोध में खड़े हैं। और कुछ जो बचे खुचे समाजवादी कहीं रह गए हैं, लोहिया जयप्रकाश जी को मानने वाले, वो लोग भी भाजपा को वोट नहीं करते हैं, वो चाहे किसी जाति के हो। तो इन 4 विचारधाराओं को के मानने वाले हिंदुओं को अगर आप माइनॉरिटी से, अल्पसंख्यकों से, मुस्लिमों से जोड़ दें तो सामाजिक राजनीतिक स्तर पर 60% आबादी वैचारिक स्तर पर एक साइड जो भाजपा के खिलाफ है, वो एक साइड आ जा सकती है, जिसको लोग कहते हैं इंडिया अलायंस को ये वोट मिल सकता है। वैचारिक स्तर पर ये 60% लोग भाजपा से लड़ रहे हैं। अब अगर इनको एकजुट करना है तो उसमें कम्युनिस्ट तो अलग पार्टी ही है, तो उसका सिंबल तो आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो बच गया कौन? जो अम्बेडकराइट्स हैं और गांधीवादी। इसलिए इन दोनों विचारधारा के लोगों को एक साथ लाने का प्रयास है। इसीलिए आप देखते हैं कि जन स्वराज में गांधी और बाबा साहब, इन दोनों के विचारों को, इन दोनों के लेगेसी को, और सबसे महत्वपूर्ण इन दोनों के विचारधारा के मानने वाले लोगों को एक साथ लाने का प्रयास है, ताकि वो आधे हिंदू जो विचारधारा के आधार पर भाजपा से लड़ रहे हैं, वो लोग मुसलमानों के साथ, अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के साथ मिलकर एक बड़ा राजनीतिक सामाजिक गठजोड़ बना सके। ठीक है, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि जो लोग गांधी को मानते हैं वो लोग भाजपा के साथ नहीं है, ज्यादातर लोग नहीं है, वोट नहीं करते हैं। गांधी को मतलब गांधी के विचारधारा के मानने वाले लोग। जी, सेम फॉर डॉक्टर अंबेडकर। लेकिन फिर उनमें आपको ये विश्वास दिखाई कहां से देता है? क्योंकि सवाल तो फिर आपसे भी किया जाएगा कि कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट तो है ही ना, राम राज्य की परिकल्पना तो उनकी है, इसकी तो है नहीं ना। मतलब ये आप अगर कह रहे हैं कि जो गांधी के मानने वाले लोग हैं और जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनमें आपस में मतभेद है, हाँ। वो ठीक बात है, लेकिन मेरा उनको बिल्कुल सीधा
सवाल भी है, सुझाव भी है कि अगर आज बाबा साहब और गांधी जी दोनों रहते और उनकी राजनीतिक लड़ाई भाजपा से होती तो क्या ये दोनों लोग साथ में मिलकर काम नहीं कर रहे होते? जब उस समय अंग्रेजों से इनकी लड़ाई थी तो अपने सारे मतभेदों के बावजूद बाबा साहब और गांधी जी ने मिलकर ही काम किया है। तो आज की परिस्थिति में वो दोनों लोग होते तो दोनों मिलकर ही भाजपा का मुकाबला करते। एक चीज और मुझे समझाइए कि राहुल गांधी की राजनीति जो पिछले दिनों में बदली है वो अंबेडकर राइट होते जा रही है। अब मुझे नहीं पता है कि वो अंबेडकर राइट होती जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी की राजनीति हर 2 साल 3 साल पे बदलती तो मैं नहीं कहूंगा, इवॉल्व होती दिखती है। वो उनकी अपनी सोच है, उन लोगों के पास बड़ा वर्ग है जो उनको सलाह देता है, उनकी हमसे बहुत ज्यादा समझदारी है। कांग्रेस इस देश का इतना बड़ा दल है। तो जब भी ये बात करते हैं, मैंने जितने भी इंटरव्यू किए हैं, आप एक अलग थोड़ा सा गुस्से में नजर आते हैं इन विषयों पे कि भाई मुझसे ज्यादा समझदारी है। चाहे नहीं, गुस्से में नहीं है, एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि अगर कारण है इसका? डिसअपॉइंटमेंट का कारण व्यक्तिगत नहीं है। अगर देश में कांग्रेस या कांग्रेस की विचारधारा, गांधी की विचारधारा के जो वाहक राजनीतिक प्लेटफॉर्म है वो कांग्रेस है। अगर कांग्रेस मजबूत रहती, अगर कांग्रेस में टैलेंट की, मेरिट की, लोगों की, डेमोक्रेसी की प्रधानता रहती तो आज भाजपा से चुनौती के लिए किसी जनसुराज की जरूरत नहीं थी, किसी रीजनल क्षेत्रीय पार्टी की जरूरत नहीं थी। वो जरूरत क्यों आन पड़ी है? क्योंकि कांग्रेस विचारधारा के स्तर पर, स्ट्रेटेजिक समझ के मामले में, लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर जो बेसिक फंडामेंटल टेनेट्स हैं किसी भी राजनीतिक लोकतांत्रिक दल के, उन चीजों में कांग्रेस में कमजोरी आई है। तभी तो कांग्रेस का पतन हुआ है। तभी तो आज कांग्रेस 99 एमपी के साथ है, 100 एमपी के साथ है। तो उसके लिए दोषी कौन होगा? उसे अपनी जीत भी समझ रही है। नहीं, जीत कुछ नहीं समझ रहे हैं। समझने को तो आप 40 पर भी जीत समझ सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस कमजोर हुई है, कांग्रेस कोई राहुल गांधी की अपनी व्यक्तिगत पारिवारिक पार्टी तो है नहीं। ये तो अब ऐसा दिखता है या बना दिया गया है। कांग्रेस किसी एक व्यक्ति, किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो 150 साल पुरानी पार्टी है और विचारधारा के स्तर पर ये कांग्रेस की जिम्मेवारी मानकर आप चल सकते हैं देशवासी होने के नाते कि ये लोग भाजपा से लड़ेंगे या ये सेंटर, लेफ्ट ऑफ सेंटर की राजनीतिक प्लेटफॉर्म कांग्रेस है। अगर आज कांग्रेस का राजनीतिक प्लेटफॉर्म लोकतांत्रिक होता, वाइब्रेंट होता, मेरिटोक्रेसी आधारित होता तो प्रशांत किशोर जैसे लोग कांग्रेस में शामिल होते। और मैं ही क्यों, बहुत सारे लोग जो नए प्लेटफॉर्म से राजनीति कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं वो कांग्रेस में शामिल होते। लेकिन जो कांग्रेस में कमी आई है उसी की वजह से तो लोग सोचते हैं यार कि उसमें जाकर तो कुछ होगा नहीं, तो चलो नया बनाओ। तो उस नजरिए से नागरिक होने के नाते और कांग्रेस की विचारधारा में यकीन रखने वाले लोगों के समूह का हिस्सा होने के नाते वो आपको डिसअपॉइंटमेंट दिख सकता है, वो गुस्सा नहीं है। ठीक है। हम लोग क्या कह रहे हैं कि जनसुराज आजादी से पहले जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी उसी को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है। वैसी व्यवस्था बने जहां मेरिट के आधार पर लीडरशिप हो, जहां दल में लोकतंत्र हो, जहां आप विचारों को समाज से निकाले न कि ऊपर से थोपें, जहां पर सिर्फ विधायक और मंत्री के लड़के नेता न बने। उन चीजों को, उन मूल्यों को जब तक आप नहीं स्थापित करेंगे तो बाकी आप भाषण में कुछ भी बात कह लीजिए, उससे तो क्या फायदा? गांधी के विचार आपकी जनसुराज पार्टी और आपके नेतृत्व में हमेशा जीवित रहेंगे, इस मूल्यों की बात आप करते हैं? देखिए, गांधी इतने बड़े व्यक्तित्व या फिर आपने कुछ हिस्सा उनका लिया है? नहीं, ये लोग इतने बड़े लोग हैं, इनकी विचारधारा, इनकी लेगेसी इतनी बड़ी है कि हमारे जैसे लोग उस विचारधारा के कुछ अंश को ग्रहण करने की क्षमता हमें है। हम गांधी के विचारधारा को टोटालिटी में समझ के और इम्प्लीमेंट कर दें ऐसा मेरी क्षमता ही नहीं है। लेकिन कोशिश जरूर है कि जो कुछ भी उन्होंने जो बताया, जो सिखाया, जो प्रस्थापित किया समाज में, उन चीजों से इंस्पायर्ड हो, गाइडेड हो और कोशिश करें कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें उन चीजों को शामिल करें। एक सवाल हमेशा इसमें उठ रहा है कि प्रशांत जब गांधी की विचारधारा की बात करते हैं तो चिंता इस बात की भी है कि प्रशांत कहते हैं कि जब भी हमारी सरकार आई तो हम तुरंत शराबबंदी खोल। जो लोग भी ये कहते हैं उनको ना गांधी की समझ है ना गांधी के विचारों की समझ है। गांधी जी ने शराबबंदी की बात कभी भी इस नजरिए से नहीं कही है कि शराबबंदी के लिए देश में कानून बनाया जाना चाहिए। गांधी ने शराबबंदी को सामाजिक प्रयास के तौर पर देखा, समझा और बताया। गांधी ने ऐसी कई सारी बातें कही, जैसे उन्होंने कहा कि आपको शाकाहारी होना चाहिए।
उन्होंने, अब कोई सरकार आए और ये कहे कि मांसाहार करने वाले नॉन वेजिटेरियंस को पर कानून बनाकर उनको जेल में डाल दिया जाएगा क्योंकि गांधी ने ऐसा कहा था। मेरे भाई, गांधी ने ऐसा कहीं नहीं कहा है। मुझे वो लाइन लिखा हुआ या गांधी जी का बोला हुआ दिखा दीजिए जिसमें गांधी जी ने ये कहा है कि सरकार को कानून बनाकर शराबबंदी लागू करनी चाहिए। गांधी जी ने ये बात कहीं नहीं कही। गांधी जी ने ये कहा कि शराब पीना बुरी बात है, समाज को और सरकारों को प्रयास करना चाहिए कि शराब का प्रचलन न बढ़े, उसके लिए कानून बनाना दूसरी बात है। तो जो गांधी के विचारधारा को, उनके प्रीचिंग्स को समझते नहीं है, वही बात इस तरह की करते हैं कि गांधी ने कहा था कि कानून, हम शराब को बंदी हो, शराब का व्यसन कम हो, इसके पक्ष में है, लेकिन कानून बनाकर लोगों को उसके लिए जेल में डाल दिया जाए, ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात आप समझिए, शराबबंदी पर हम लोग क्या कह रहे हैं बिहार में। मान लीजिए कि एक बार को शराबबंदी के कुछ फायदे हैं, मान लीजिए एक बार को बहस के लिए, ठीक है, तो शराबबंदी का फायदा तो तब होगा जब शराबबंदी लागू होगा। बिहार में तो शराबबंदी लागू है ही नहीं। शराबबंदी का कानून लागू है जिसमें शराबों की दुकान को बंद कर दिया गया और उसके जगह पर होम डिलीवरी चालू हो गई। तो शराब तो घर घर मिल ही रहा है। 100 रुपए की शराब 500 रुपए में मिल रही है। एक प्रमाणिक शराब के जो ब्रांड थे उसके भी डुप्लीकेट शराब मिल रहे हैं, गलत शराब मिल रहे हैं, जिसको पीने से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, लोगों की मृत्यु हो रही है। और इससे बिहार जैसे गरीब राज्य का हर साल 15 से 20 हजार करोड़ का राजस्व का नुकसान हो रहा है। ये पैसा जा कहां रहा है? ये पैसा जा रहा है बिहार के भ्रष्ट नेताओं के पास, अफसरों के पास, शराब माफिया के पास। तो दुनिया में शराबबंदी का कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि किसी भी राज्य में, किसी भी देश में शराबबंदी का कानून बनाया गया हो जिससे उस समाज का बड़ा भला हुआ। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। गांधी ने कहा है ऐसी कोई बात नहीं है और शराबबंदी यहां लागू नहीं है, पर इससे 20 हजार करोड़ का नुकसान अलग हो रहा है। ये किया क्यों जा रहा है? लोग कह रहे हैं कि इससे महिलाओं को फायदा हो रहा है। तो भाई महिलाओं पर आ जाइए। ठीक है, 8 लाख से ज्यादा केस बिहार में हुए हैं शराबबंदी से जुड़े हुए मामलों में। 6 लाख से ज्यादा केस में कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है और 1,20,000 से ज्यादा लोग आज भी अंडर ट्रायल जेल में हैं। मेरे भाई, जरा सा जाकर आप पत्रकार होने के नाते ये पता कर लीजिए कि जो 1,20,000 से ज्यादा लोग आज भी जेल में हैं, ये किस समाज के हैं, किस आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि के हैं। ये ज्यादातर लोग दलित, अति पिछड़े, मुस्लिम, गरीब लोग हैं जो कि कानूनी खर्चा वहन नहीं कर सकते हैं, जिनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, वो लोग आज जेल में हैं। और जितने बड़े लोग हैं वो सब लोग शराब पी भी रहे हैं, उसका जो धंधा करना चाहता है वो धंधा भी कर रहा है। तो जनसुराज ने क्या कहा कि भाई ऐसी फेक, फर्जी शराबबंदी को हटाया जाएगा और रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में शराब बिके, जिसको पीना है पिए, और जो टैक्स उससे आए उस पैसे का इस्तेमाल सरकार अपने लिए, बंगले के लिए, अपने लिए सुरक्षा के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए न करे। वो बिहार के नए नव निर्माण के लिए जो लाखों करोड़ रुपए की जरूरत है उसके लिए किया जाए। क्या सामाजिक स्थिति, क्या सामाजिक पूरा सुन लीजिए बात। इस देश में हम लोगों ने देखा डीजल पे 50 पैसे सेस लगा और उससे रोड बनना शुरू हुआ। आज पिछले 20 वर्षों में सड़कों की स्थिति पूरे देश में बदली है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि जो शराब बंदी हटाने के बाद शराब से जो पैसा सरकार के पास आएगा उसको जनरल बजट में लाकर सामान्य खर्चे के लिए इस्तेमाल न करके बिहार के नव निर्माण के लिए अगले 20 वर्ष अगर आप उस पैसे को अलग रखते हैं तो 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा इकट्ठा किया जा सकता है और उसी पैसे से बिहार में नई शिक्षा व्यवस्था, नई स्वास्थ्य व्यवस्था, नई सड़कें, नई इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए पैसा मिल सकता है। तो ऐसी शराबबंदी जो लागू नहीं है, ऐसी शराबबंदी जो कि शराब माफिया और भ्रष्ट तंत्र को बढ़ावा दे रही है, ऐसी शराबबंदी जो जिन महिलाओं के नाम पर लागू की गई उन्हीं के लिए कर्ज बन गई है, उसको हटाकर एक रेगुलेटेड व्यवस्था बने जिसमें वो रेवेन्यू आए, जिससे बिहार के नव निर्माण और भविष्य को बनाने में जिसके लिए संसाधन मिल सके, तो बिल्कुल लागू किया जाना चाहिए और डंके की चोट पे लागू करेंगे। एक चीज और है इसमें, एक तर्क ऐसा भी है कि जब शराबबंदी बिहार में नहीं थी, महिलाओं के साथ जो हिंसा के केसेस पहले बहुत हुआ करते थे। मुझे याद है गांव में या
अलग जगहों पे कोई आया शराब पी के किसी को मार रहा है, अपनी पत्नी को ही मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, या कहीं भी कोने में लुढ़का पड़ा हुआ है। कम से कम बिहार में वर्तमान में ये स्थिति तो आप फर्जी, लोगों में बिल्कुल फर्जी नहीं डाटा दिखा है, होगा। बिल्कुल फर्जी डेटा है। जब आप कह रहे हैं पहले हो रही थी, तो कौन था सरकार में? नीतीश कुमार थे। गांव गांव में शराब का दुकान किसने खुलवाया? नीतीश कुमार ने खुलवाया। उसके बावजूद 2010 में नीतीश कुमार को जनता ने 206 सीट जिताया। अगर इतना घरेलू हिंसा था, सारी महिलाएं नाराज थी, तो 206 सीट इनको आया कैसे? कहां से आप लोग कोई चीज कहीं से जोड़ देते हैं? कहां इस बात का कोई साइंटिफिक प्रमाण है कि घरेलू हिंसा में कमी आई है? कहां इस बात का प्रमाण है कि महिलाओं की स्थिति सुधरी है? कोई प्रमाण है इस बात का? लेकिन कम से कम सुनाई से नहीं देता है ना। कौन कह रहा है? बिहार में महिलाओं पर होने वाली हिंसा का जाके आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, शराब पे है। बिल्कुल देख लीजिए आप। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं बाद में आप बिल्कुल क्रॉस चेक कर लीजिए कि महिलाओं पर घरेलू हिंसा के मामलों में कोई गिरावट, आंकड़े जो रिपोर्टेड आंकड़े हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, उसमें कोई गिरावट नहीं है। ठीक है, नोटेड। अच्छा, जब आप शैक्षणिक योग्यता की बात कर रहे थे कि कहीं से भी किसी को भी जो भी टिकट दिए जाएंगे उसमें ये नहीं देखा जाएगा इस समाज में उसने क्या मूलचूल बदलाव किए, बेहतरी के लिए क्या किया। फिर तेजस्वी यादव से आपको क्या दिक्कत है? आप उनके 9वीं फेल होने को लेकर के एक एजेंडा पूरा बड़ा सा चलाते हैं। दिक्कत क्या है मैं आपको बता दूं, एजेंडा नहीं चलाते। हमारा ऐसा मानना है कि सिर्फ फॉर्मल डिग्री हो जाने से आप बहुत समझदार हो गए, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कई बार सामाजिक प्रशासनिक अनुभव तो हो ही गया। नहीं, सामाजिक परिस्थिति, पारिवारिक परिस्थिति आपकी ऐसी हो सकती है जहां आपको पढ़ाई का अवसर नहीं मिला। लेकिन जब आप मुख्यमंत्री के लड़के हैं, माँ बाप आपके दोनों मुख्यमंत्री हैं, और आप डीपीएस आरके पुरम में पढ़ते हैं, किसी गांव के विद्यालय में नहीं पढ़ रहे हैं, डीपीएस आरके पुरम में आपका एडमिशन है, और आप वहां 9वां पास नहीं करते हैं, वो छोड़ दीजिए। आपका अगर ये कहना है कि हम क्रिकेट खेलने चले गए, उसके बाद क्रिकेट में भी कुछ नहीं किया, वापस आए, आपके पास बरसों रहा, आपने ना आगे कभी पढ़ाई करने की कोशिश की, ना कोई डिग्री हासिल की, ना कुछ काम किया, तो ये आपका शिक्षा के प्रति नजरिया दिखाता है। आप खुद 9वां फेल हैं, वो एक बात है, लेकिन 9वां फेल तब है जब आप आरके पुरम में पढ़ते थे, तब इसलिए नहीं है कि आपके गांव में विद्यालय नहीं था। ये तब है जब आपके माँ बाप मुख्यमंत्री हैं, ये तब है जब आपके पास पिछला 20 वर्ष रहा है। आप चाहते, अगर शिक्षा के प्रति आपकी मन में अच्छी भावना होती तो आप मैट्रिक का एग्जाम फिर दे देते। लोग यहाँ गरीब घरों से निकलते हैं, उनको पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है। आपको सैकड़ों ऐसी महिलाएं मिली होंगी जिन्होंने कहा कि मेरी शादी हुई, उसके बाद मेरे पति ने मुझे पढ़ाया, मुझे अवसर मिला, मैं फिर से पढ़ने आई। ये क्या दिखाता है? वो शिक्षा के प्रति उस महिला का सम्मान दिखाता है। ये भावना दिखाती है कि शिक्षा वो विधा है, वो तरीका है जिससे आप अपने जीवन में तरक्की, विकास, बेहतरी ला सकते हैं। जब राज्य का नेतृत्व करने वाला आदमी 9वां फेल हो और शिक्षा के प्रति उसकी कोई संवेदना ना हो, कुछ समझ ना हो, तो बिहार जैसे राज्य के लिए बहुत बड़ा कर्स है। अगर वो आदमी इस राज्य का मुख्यमंत्री बन जाए, नेता बन जाए, तो बिहार के बच्चों का क्या होगा? क्योंकि यहां गरीबी से निकलने का एक बड़ा रास्ता शिक्षा ही है। इसलिए मैं उस मुद्दे को मुद्दा बनाता हूं। कामराज नहीं पढ़े हुए थे, लेकिन इसलिए नहीं पढ़े थे क्योंकि उनके पिताजी भेजे थे उनको दिल्ली पढ़ने, और वो पढ़ाई में बेकार थे इसलिए भाग गए। उनकी सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति नहीं थी पढ़ पाने की। उस समय देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी, वो समाज के लिए, देश के लिए आजादी की लड़ाई में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। आप क्या कर रहे थे? आप मुख्यमंत्री के लड़के थे, आप बंगले में बैठ के खेल रहे होंगे, कुछ टाइम पास कर रहे होंगे, आप उस समय नहीं पढ़े। ये आपके कैरेक्टर को, आपकी सोच को दिखाता है। मैं उस सोच पर टिप्पणी कर रहा हूं। कौन 9वां पास है, कौन 8वां पास है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। 9th फेल व्यक्ति, उसकी शिक्षा के प्रति सोच क्या है, इस पर टिप्पणी कर रहा हूं। पढ़ाई और डिग्री, फॉर्मल एजुकेशन और उसके किस क्लास को किसने पास किया, उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आप आंकड़ों के ज्ञाता हैं, हमेशा आंकड़ों पे बात करते हैं। सर, अगर मैं उनकी 9वीं की शिक्षा को साइड हटा दूं और जो उन्होंने कुछ 1.5 साल, पौने 2 साल, 17 महीने, 18 महीने जो सरकारें चलाई, उनके प्रशासनिक वर्क सिस्टम को अगर आपको देखना हो, उस पर कोई टिप्पणी करनी हो, तो आपने क्या अनुभव? पहली बात कि उन्होंने कोई सरकार नहीं चलाई, सरकार नीतीश कुमार चला रहे थे, उसमें वो उप मुख्यमंत्री थे। अब अगर आप उनके काम की समीक्षा को देख लें, उनसे पूछे कि आप कह रहे हैं कि हमने 10 लाख नौकरियां बढ़ा दी। अब देखिए, आपने कहा आंकड़ों की बात,
और आपने कहा कि आप उनकी शिक्षा की बात करते हैं, क्यों करते हैं? ये लोग या तो मूर्ख हैं या सबको मूर्ख बना रहे हैं। पूरे बिहार में 78 साल में 23.5 लाख लोग आज सरकारी नौकरी करते हैं। बिहार में चपरासी से लेके मुख्य सचिव तक, संविदा कर्मी इंक्लूडेड, सब सरकारी कर्मियों की संख्या जोड़िएगा तो 23.5 लाख होगा। तेजस्वी यादव या उनके चमचे कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी हम ही ने दे दी, तो 78 साल में 23.5 लाख लोगों को नौकरी मिला और ये लोग आए 1 महीना में 10 लाख नौकरी दे दी। अगर दी है तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, वो नाम और नंबर जारी कर दो कि कौन से बिहार के 10 लाख लोग हैं जिनको नौकरी मिली। काहे इसको रोल्ड अप नंबर क्यों दे रहे हो? ये दिखा दो भैया कि ये व्यक्ति है, इस गांव में रहते हैं, इनके पिताजी का नाम ये है, ये नंबर है, इनको जॉब मिला है। क्या हुआ है पहले ये समझिए। जिस नौकरी को देने की का श्रेय लेने के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, भाजपा, ये सब चचा भतीजा आपस में लड़ रहे हैं, उसकी सच्चाई समझिए कि कितने लोगों को नौकरी मिली है। पहले चरण में जो 2 लाख शिक्षकों को नौकरी देने की बात हुई, उसमें 50,000 से ज्यादा शिक्षक वो थे जो पहले से शिक्षक थे, जो नियोजित शिक्षक थे, उन्होंने बीपीएससी की एग्जाम को पास किया, उनको राज्य कर्मी का दर्जा मिल गया, उनको नई नौकरी नहीं मिली। दूसरा, जो बाकी के लोगों को नौकरी मिली उसमें 60,000 से ज्यादा वो लोग हैं जो बिहार के हैं ही नहीं। क्योंकि यहां पर नीतीश कुमार को ये जो भूत है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, भूत सवार था, इनको ऐसा लगा कि पूरे देश से लोगों को अगर यहां नौकरी मिलेगी तो हमको उन राज्यों में प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट मिलेगा। तो उसमें करीब 60,000 से ज्यादा लोग ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे राज्यों से आए, बिहार के लड़कों को नौकरी नहीं मिली। एक अनुमान यह है कि बिहार में 50-60 हजार से ज्यादा लोगों को नौकरी नहीं मिली है। मैं अब चूंकि सरकार ने आंकड़ा जारी नहीं किया तो कोई जानता नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो लोग नौकरी करने आए हो सब राज्यों के बाहर के हैं। तो ये दुर्दशा देखिए, जो नौकरी मिली वो सर्विस कंडीशन के चेंज होने को इन्होंने नौकरी कह दिया। भाई मैं पहले नियोजित शिक्षक था, अभी मुझे राज्य कर्मी का दर्जा मिल गया है। शिक्षक तो मैं पहले भी था, सरकार से तनख्वाह उतना ही पाता था। तो ये इनकी मूर्खता भी दिखाता है और कहीं ना कहीं समाज को मूर्ख बनाने की इनकी मंशा को भी दिखाता है। 10 लाख नौकरी बिहार में 9 झटके में 1 साल में कोई दे सकता है, ना कभी कोई दे पाएगा। अगर दे पाते तो उनसे पूछिए कि 15 साल आपके माँ बाप यहां मुख्यमंत्री थे, आप दे देते 1-2 करोड़ लोगों को नौकरी, किसने रोका था? अब आ जाइए कि उन किन विभागों में थे। ये तो उनका एक बड़ा दावा सरकार का है। शिक्षा विभाग के मंत्री तो वो थे नहीं, वो मंत्री थे स्वास्थ्य विभाग के, वो मंत्री थे पथ निर्माण के, वो मंत्री थे ग्रामीण विकास के। तो आज गांव की जाके स्थिति देख लीजिए, गांव की जो नलियों गलियों की स्थिति है, ग्रामीण सड़कों की स्थिति आप देख लीजिए क्या है। आज ग्रामीण सड़कों की स्थिति बिहार में करीब करीब वापस वही हो गई है जो उनके पिताजी माताजी के राज में, लालू जी के जंगल राज में होती थी। दूसरा, स्वास्थ्य के वो मंत्री थे, तो यहाँ बिहार में किसी अस्पताल में चले जाइए, देख लीजिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर क्या स्थिति। आप गोपालगंज में अपने यहाँ देख लीजिए, करीब करीब 2/3 स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर झोला छाप डॉक्टर या ग्रामीण डॉक्टरों के कंधों पर ही है। तो आप स्वास्थ्य मंत्री के होने के नाते आपने कौन सा मॉडल यहाँ बना दिया? ग्रामीण कार्य मंत्री होने के नाते गांवों की गलियों की गांवों की स्थिति कितनी सुधार दी? या पथ निर्माण मंत्री होने के नाते आपने क्या कर लिया? ये तो डिपार्टमेंट का नाम से ही सामान्य आदमी समझता है कि जितना पैसा वाला डिपार्टमेंट है यही लोग ढूंढ कर लेते हैं ताकि रुपया कमाया जाए। ठीक है, 4-5 छोटे छोटे सवाल हैं, कम शब्दों में उसका जवाब दीजिएगा। और वो ट्विटर पे भी कुछ लोगों ने सवाल भेजे हैं, जरूरी सवाल लगे। बिहार में भूखमरी और कुपोषण एक बड़ा मुद्दा है। करीब 48.3 बच्चे जो हैं वो स्टंटेड हैं, अविकसित हैं। 49.9%, ये आंकड़े सब आपको पता है। मुझे ये बताइए कि जब आप सत्ता में आएंगे आपके पास क्या प्लान है, क्या रोड मैप है? भाई देखिए, बेसिक पूरा प्लान जो पूरा है वो तो बता रहे हैं। कुपोषण से बाहर निकाला जा सके। 3 चीज, कुपोषण के लिए कोई प्लान क्या होगा वो तो अलग की बात है। 3 फंडामेंटल बात हम लोग कह रहे हैं। 15 साल से कम उम्र का हर वो बच्चा जो बिहार में है उसको इतनी बेहतर शिक्षा दी जाए कि वो समाज पर कल बोझ न बने, व्यवस्था पर बोझ न बने। वो व्यवस्था, उसको अच्छी शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल की व्यवस्था सुधारी जाए। और अगर सरकारी स्कूल की व्यवस्था जब तक नहीं सुधरती है तब तक उसको ये अवसर दिया जाए कि उसके माँ बाप उसको प्राइवेट स्कूल में भेजें, उसका खर्चा सरकार भरे।
तो पहला जो पहलू है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सबसे बेहतर शिक्षा जो उपलब्ध कराई जा सकती है उपलब्ध कराया जाए। क्यों 15 साल कह रहे हैं? अगर 10वीं तक बच्चा बढ़िया पढ़ गया तो वो समाज पर, व्यवस्था पर बोझ नहीं बनेगा। अगर हम लोग यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़े, 10वीं तक हमारी पढ़ाई अच्छी हो गई तो मैं अपने जीवन में खड़ा हो जाऊंगा। मुझे इससे मतलब नहीं है कि बिहार सरकार हमको वजीफा देती है कि नहीं, कि हमको अनाज देती है कि नहीं। तो व्यवस्था पर बोझ न बने नए लोग, उसके लिए जन स्वराज की सोच है कि पहले 0 से 15 साल, मतलब 5 साल से 15 साल की उम्र के बच्चों को सबसे बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। दूसरा, 15 साल से 45-50 साल की उम्र के जो लोग हैं जिनको पढ़ाया नहीं जा सकता है, आप आकर कितनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था बना दें, जो 40 साल का आदमी उसको नहीं पढ़ा सकते हैं, उसको कैसे बेहतर उसकी जिंदगी को बनाया जाए। उसके लिए जन स्वराज का फिलॉसफी है, जो सोच है, परिकल्पना है कि उनके हाथ में पूंजी उपलब्ध कराया जाए। चाहे वो किसान है, छोटा व्यापारी है या मजदूर है, अगर उसके हाथ में पूंजी हो तो वो अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकता है। वो अगर सैलून में आज बाल काट रहा है, उसके पास पूंजी हो तो वो सैलून लगा सकता है। अगर वो किसान है, उसको पूंजी हो तो अपने खेत में पंपिंग सेट लगाकर सिंचाई की व्यवस्था कर सकता है। अगर वो छोटा दुकानदारी करने वाला आदमी है, उसको पूंजी हो तो अपना बड़ा दुकान कर सकता है। तो सरकारी योजनाएं तो बहुत सरकारी योजना तो... से नहीं, सरकारी योजना से किसी को पूंजी नहीं मिल सकती है। पूंजी के लिए जो जन स्वराज ने बात, पहले फंडामेंटल समझ लीजिए। 5 से 15 को पढ़ाई, 15 से 45 को पूंजी, और जो बूढ़े लोग हैं उनको कम से कम 2000 रुपया मिले ताकि वो बेसिक जीने खाने का व्यवस्था कर सके, जिनको बिहार में सिर्फ अभी 400 रुपया मिलता है। अब आप कहेंगे, ये अब आपका सवाल हो कि शिक्षा कैसे सुधारिएगा, पूंजी कैसे दीजिएगा, ये 2000 रुपया कैसे दीजिएगा। शिक्षा सुधारने का मैंने आपको बताया कि बिहार में शिक्षा की व्यवस्था सुधारने में करीब 10 बरस लगेंगे। मैं उनमें से नहीं हूं जो कहता है कि मैं कल आऊंगा कल सुधार दूंगा। 10 बात है, इतनी स्पष्टता है, 10 बरस लगेंगे। और उसका मॉडल जो है कि बिहार में हम लोगों ने देखा है, नेतरहाट एक विद्यालय होता था जो सरकारी विद्यालय है। एक नेतरहाट से 1500 से ज्यादा IAS IPS आज बने हुए, तो सरकारी स्कूल है। अगर नेतरहाट जैसा विद्यालय हर प्रखंड में 5 बना दिया जाए तो बहुत हद तक ये संभव है कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था उसके इर्द गिर्द खड़ी की जा सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपके पास ऑलरेडी है? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और ये बनाने का जो सरकार के पास पैसा है, हम लोग 500 विद्यालय हर साल बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बना पाएंगे, क्यों? उतना पैसा ही नहीं है। अगर हम 500 विद्यालय भी हर साल बनाएंगे तो अगले 10 साल में 5000 विद्यालय बना देंगे, जिससे कि बिहार में हर प्रखंड में 10 अच्छे विद्यालय हो जाएंगे। मेरा 10 साल केजरीवाल, हाँ नहीं उन्होंने भी बोला था कि साल भर में 500 नए स्कूल बनाएंगे। नहीं भैया, 10 साल में 39 ही बन पाए। अब बने नहीं बने केजरीवाल से मतलब नहीं है, लेकिन एक बार को मान लीजिए केजरीवाल ने झूठ भी बोला तो भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था से तो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था बेहतर है। कम से कम शिक्षा की बात कर रहे हैं। दिल्ली को हम बिहार सुन तो लीजिए, अरे नहीं स्टेबल कर सकते ना, वो उतनी समझ हमको है। कम से कम शिक्षा की बात तो हो रही है। हम मारो काटो बात तो नहीं कर रहे हैं। हम इसकी बात तो नहीं कर रहे हैं कि हम मंदिर बनाएंगे इसलिए हमको वोट दे दो। नहीं, हम तो ये तो नहीं कह रहे हैं कि हमको मोदी को हराना इसलिए वोट दो। हम तो ये नहीं कह रहे कि राहुल गांधी और लालू का चारा घोटाला का बात तो नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बात करो, उस पर वोट दो। आपने कहा कि पूंजी कहां से आएगी? योजना से पूंजी नहीं आती है, सरकार के पास पैसा ही नहीं है, पूंजी कहां से देंगे ये लोग? बिहार सरकार का टोटल बजट है 2,46,000 करोड़। उसमें प्लान बजट इनका कितना, 10-20% भी नहीं है। 50,000 करोड़ भी सरकार के पास नहीं है साल भर खर्चा करने में। पूंजी कहां से देंगे? लगभग कर्जा भी इतना ही है बिहार पर। भाई कर्ज और छोड़िए, बिहार के पास खर्च करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है साल भर में बिहार के पास का जो बजट है। बाकी चीजें जो फिक्स्ड कॉस्ट है, उस या सैलरी देने में जाता है या इंटरेस्ट देने में जाता है, वो अलग टेक्निकल विषय है। बिहार का जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है वो 50,000 करोड़ से कम है साल का। तो आप इतने लोगों को पूंजी कहां से दे देंगे? पूंजी आपको बैंकों से दिलाएंगे। बैंक से दिलाएंगे इसलिए कि ये अब पैसा कहां है बैंक के पास? बैंक जो है वो बिहार से हर साल करीब करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफर करते हैं दूसरे राज्यों में। ये पैसा बिहार के लोगों का पैसा है। एक रेशियो होता है RBI का जिसको कहते हैं CD रेशियो, जो ये बताता है कि कितने बिहार के लोग कितना पैसा बैंकों में पैसा जमा कर रहे हैं और उसके एवज में कितना पैसा बैंक यहाँ लोन के तौर पर, पूंजी के तौर पर लोगों को दे रहा है। देश के स्तर पर यह आंकड़ा 70 से 75% होता है। मतलब देश भर में जितने लोग 70 पैसा जमा करते हैं बैंक में, उसका 70 से 75% पैसा बैंक वापस ऋण के तौर पर आपको देता है, घर बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, बिजनेस करने के लिए, जो भी आप काम करना चाहते हैं, पढ़ाई करने के लिए। बिहार में यह आंकड़ा है 40%। मतलब बिहार के लोग जो पैसा जमा करते हैं बैंक में,
उसके एवज में बिहार के बैंक सिर्फ 40% लोन देते हैं। इसका असर क्या होता है? इसका असर यह है कि 1990 से पिछले वित्तीय वर्ष तक बिहार से बैंकों ने 26 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफर किया दूसरे राज्यों में। 26 लाख करोड़ रुपया। ये टाटा बिरला का पैसा नहीं है, किसी उद्योगपति का पैसा नहीं है, बिहार के आम जनता ये का है, बिहार गरीबों की का है। आम जनता का पैसा है। ये पैसा गया कहां? ये पैसा गया गुजरात, ये पैसा गया तमिलनाडु, ये पैसा गया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल। क्योंकि वहां सीडी रेशियो कितना है? वहां सीडी रेशियो 80, 85, 90, 95, 100। ये मेरा आंकड़ा नहीं, आरबीआई का आंकड़ा है। तो अगर आंध्र प्रदेश में लोगों ने बैंक में जमा किया 100 रुपया, लोगों को ऋण मिला 105 रुपया। बिहार में लोगों ने जमा किया 100 रुपया, हमको ऋण मिला 40 रुपया। तो सीडी रेशियो, अब आप कहिएगा बिहार में इसकी चर्चा तो होती नहीं है। आप पत्रकार हैं, आप रिसर्च करके आए, आप भी नहीं सवाल पूछे कि बिहार में सीडी रेशियो कम क्यों है? क्योंकि यहां ना लोगों को, नेताओं को इसकी समझ है, ना इस पर कोई ध्यान है। और ऐसा नहीं कि ये बैंकों की मनमर्जी है कि वो जहां चाहे वो करें। ये मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में एक कमिटी होती है जो कि जिसका काम है ये देखना कि कम से कम 70% सीडी रेशियो को बना के रखा जाए। मतलब अगर 100 रुपया बिहार के लोगों ने जमा किया तो 70 रुपया बिहार के लोगों को लोन कर्ज मिले। लेकिन जैसे यहाँ का दरोगा मुख्यमंत्री का बात नहीं मान रहा है, शिक्षक, डॉक्टर, बीडीओ, सीओ नहीं मान रहा है, वैसे बैंकर भी बात नहीं मान रहे हैं। तो बिहार में अगर एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट हो, बैंकर्स के साथ मिलकर काम किया जाए, तो अगर यहाँ 70% भी सीडी रेशियो कर दिया जाएगा तो हर साल 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा, बजट की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पैसा लोगों को उपलब्ध हो जाएगा पूंजी के तौर पर, कर्ज के तौर पर, कैपिटल के तौर पर, जिसका बड़े पैमाने पर असर समाज में होगा। तो अगर आप आज 1 कमरे का घर बना रहे हैं तो आप 4 कमरे का घर बनाने की स्थिति में होंगे। आप अपने खेती में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, आप अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ा पाएंगे। आज 4 गाड़ी आप टैक्सी के तौर पर चलाते हैं, कल 40 गाड़ी चलाने की स्थिति में हो जाएंगे, क्योंकि बैंकों से ऋण सुलभ हो जाएगा, वो पैसा आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो पहला है शिक्षा, दूसरी है पूंजी, और तीसरा, हम लोग ये नहीं कह रहे कि हम बिहार के जितने गरीब हैं सबको बढ़िया बना देंगे, लेकिन जो 400 रुपया मिल रहा है उसको मैं 2000 रुपये करना चाहता हूं। क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि प्रति व्यक्ति जो एक्सपेंडिचर है, जो देश का पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का जो डेटा है वो बताता है कि एक बेसिक मिनिमम जो राष्ट्रीय औसत क्या है, मतलब कितना पैसा आप कमाते हैं उससे मतलब नहीं, कितना पैसा आप खर्च करते हैं। पर कैपिटा बेसिस पर मैं चाहता हूं कम से कम 2 से 2.5 हजार रुपया आदमी खर्च करे तो एक डिग्निफाइड बेसिक जो खाना पीना रहे उतना हो सकता है बिहार में। सब पूरा तो नहीं होगा, लेकिन कुछ एक बेसिक डिग्निटी उसके लाइफ में आ जाए। इसलिए ये 3 फंडामेंटल बात कह रहे हैं। 5 से 15 के लिए पढ़ाई, 15 से 45 के लिए पूंजी रोजगार, और जो बूढ़ा है उसको खाने जीने के लिए 2000 रुपया। कोई किसी ने सुना मेरी बात, कहा हम तो, ये आरजेडी वालों ने कहा हम तो सारे महिला को 2500 रुपए दे देंगे। इन मूर्खों की हालत देखिए। अगर बिहार के हर महिला को 2500 रुपया दोगे तो बिहार में 5 करोड़ से ज्यादा महिला है, तो उसका बजट होगा 1.5 लाख करोड़ रुपया साल का। बिहार का मैंने आपको बताया प्लान बजट ही है 50,000 करोड़ का। अब तुम दे दोगे 1.5 लाख करोड़ रुपया, कैसे दे दोगे? कहां से लेके आओगे? तो फिर वही बात है, 10 लाख नौकरी दे देंगे, पटना को पेरिस बना देंगे, 10 सबके खाता में 2.5 लाख रुपया, 2,500 रुपया दे देंगे। इन मूर्खों को कैलकुलेटर लेकर गणना भी करना नहीं आ रहा है कि अगर तुम 2,500 रुपया हर महिला बिहार में दोगे तो 1.5 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा का बजट होगा। वो पैसा लाओगे कहां से? 1.5 लाख करोड़ रुपया लाओ कहां से, बता दो भाई। अगर 1.5 लाख करोड़ रुपया आप देने की स्थिति में है, महाराष्ट्र स्थिति में नहीं है, दिल्ली स्थिति में नहीं है, देश का कोई भी राज्य, 1-2 छोटे राज्य को छोड़ दीजिए, दिल्ली, शायद गोवा, या 1-2 और कोई राज्य होगा जो अपने राज्य में अगर चाहे तो दे सकता है। कोई ऐसा राज्य नहीं है देश में जो अपने सारे महिलाओं को 2,500 रुपया अपने दम पर हर महीने दे दे। कैसे दे दीजिएगा? लेकिन यहाँ के नेता वो बोल रहे हैं, और ये लगभग अब पूरे देश में बोल रहे हैं। कोई पूरे देश में नहीं बोल रहा है। जो लोग बोल रहे हैं, मान लीजिए महाराष्ट्र, बंगाल में स्कीम लागू चल रही है, लक्ष्मी भंडार मैंने शुरू करवाया है। 15 के चुनाव में वो 1000 रुपए देते हैं, और 1000 रुपए भी कंडीशंस के साथ दे रहे हैं। दलित महिलाओं के लिए शुरू किया गया था, उसमें अब शायद उन्होंने कुछ एक्सपेंड किया, कुछ अन्य वर्गों को जोड़ा है। ये सबको आप नहीं दे सकते हैं, सब कहां दीजिएगा? पैसा कहां है? कहने के लिए चुनाव में कुछ भी कह दो खड़ा होके, इनको देना है नहीं। भाई तुमने आज तक 15 साल यहां व्यवस्था चलाई, तुम अभी 1.5 साल उप मुख्यमंत्री थे, तुम्हारी समर्थन सरकार चली, उस समय दे देते। ये तो मूर्ख बनाने वाली बात है।
नहीं दे सकते। सर ये वाला जो पॉइंट आपने बताया मैं लिटरली उसको समझ के आगे के लिए जरूर सवाल बनाऊंगा जिनसे वो मैं पूछूंगा। सीडी रेशियो की बात हम्म, ये पूछना शुरू कीजिए कि ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आरबीआई का डेटा है कि 1990 से लेकर 2023-24 के फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष तक 26 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा बैंकों ने आधिकारिक तौर पर बिहार से ट्रांसफर किया है। आप फाइनेंस मिनिस्टर जाकर पूछिए, उसको खुद ही नहीं मालूम है, वो कहेगा ये क्या होता है। अगर वो आपको समझा दे और हम आपको आरबीआई का लिंक देते हैं, जाके देख लीजिए है कि नहीं है। अगर इसको टेक्निकली और समझना है तो आप जानिए कि डिसबर्सल तो 13% ही है, 40% सैंक्शन लोन के आधार पर सीडी रेशियो बता रहे हैं, एक्चुअल डिसबर्सल सिर्फ 13% है। क्योंकि बिहार में आप रहते हैं, आपने पैसा लोन सैंक्शन यहाँ कराया, घर खरीदा कोटा नोएडा में, या फिर बच्चे को पढ़ाने का फीस भरा बंगलोर कोटा में, तो पैसा तो वहीं पे खर्च हुआ। वो तो मैं अब इतनी टेक्निकल बात करूंगा लोग और समझ में आएगा नहीं। बेसिक बात यह है कि पूंजी का बहुत बड़े स्तर पर पलायन हुआ है, इसलिए जन स्वराज की जो सोच है कि पूंजी के पलायन को रोककर बुद्धि का पलायन रुकेगा, और जब पूंजी और बुद्धि का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। ठीक है। बिहार रैंडम करके कोई पेज है ट्विटर पे, वो शिक्षकों के लिए या फिर अलग अलग विषयों पर बहुत अच्छा लिखते पढ़ते हैं। उन्होंने सवाल भेजा है कि प्रशांत किशोर हमेशा लेटरल एंट्री के समर्थक रहे हैं। उन्होंने हमेशा जिक्र किया है विक्रम साराभाई, होमी भाभा, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों की, जिन्होंने लेटरल एंट्री के माध्यम से देश में बहुत कुछ किया। अगर जनस्वराज पार्टी की सरकार बनेगी तो उनके अनुसार लेटरल एंट्री का स्वरूप कैसा होगा बिहार में? बहुत बड़ा और व्यापक होगा, लेकिन लोगों को यह समझना है कि लेटरल एंट्री इज नॉट टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग सिस्टम। क्योंकि लोगों को यह कंफ्यूजन करा दी जाती है कि लेटरल एंट्री आएगा तो उससे आरक्षण पर असर पड़ जाएगा। अरे भाई, जो व्यवस्था है वो रहेगी एज इट इज, इसको और बड़ा बनाया जाएगा। साथ में लेटरल एंट्री के जरिए लास्ट माइल डिलीवरी को या आमूलचूल परिवर्तन की बात, अगर होमी भाभा ने या विक्रम साराभाई ने स्पेस का कार्यक्रम शुरू किया, तो ऐसा नहीं कि डेयरी के कार्यक्रम और उसके पदाधिकारी और ब्यूरोक्रेट हटा दिए गए। अगर नंदन नीलकर्णी के साथ आधार शुरू हुआ तो ऐसा मतलब नहीं है कि होम मिनिस्ट्री में काम करने वाले लोगों को हटा दिया गया। अगर अब्दुल कलाम के साथ मिसाइल पर काम हुआ तो ऐसा नहीं कि डिफेंस में काम करने वाले सारे पदाधिकारियों को हटा दिया गया। अगर कुरियन साहब के नेतृत्व में व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ, अमूल हुआ, तो उसका मतलब ये नहीं कि डेयरी में पशुपालन में काम करने वाले अधिकारियों को हटा दिया गया। बात ये कही जा रही है कि पिछले 78 साल में जो 5-7 बड़ी क्रांति हुई है, आमूलचूल परिवर्तन आया जिन क्षेत्रों में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, मिसाइल में, दूध में, कृषि में, स्वामीनाथन जी ने जो किया, टेलीफोन में जो सैम पित्रोदा को क्रेडिट लोग देते हैं, या आधार में, ये 6 बड़ी घटनाएं, बड़े परिवर्तन, ये सब ऐसे लोगों को के नेतृत्व में किया गया जिनको व्यवस्था के साथ काम करने का फ्रीडम मिला। टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ही रहा है, लेकिन सैम पित्रोदा ने आकर उसमें वो मोजो दिया, वो ताकत दी, वो सोच ली, बाहर की पर्सपेक्टिव लाए, टेक्नोलॉजी लाए, जिससे उसको बड़े स्केल पर किया गया। नंदन नीलकर्णी ने तो होम मिनिस्ट्री के और सरकारी आधार का कार्ड कौन बांट रहा है, तो सरकारी व्यवस्था बांट रही है। लेकिन इसको करने का जो तरीका है, जो सिस्टम है, वो नंदन नीलकर्णी जैसे लोग लेकर आए। अगर 5 लोग आकर या 6 लोगों ने देश में इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो हासिल करी, तो अगर आप समझिए कि बिहार में 60 लोग आकर इस तरह से काम लें और वो नदियों के जल प्रबंधन पर काम शुरू करें, यहाँ के शिक्षा व्यवस्था पर काम शुरू करें, यहाँ पर नीचे खेती में उत्पादकता को बढ़ाने पर काम करें, तो कितना बड़ा प्रभाव हो सकता है। सही बात है। इसलिए लेटरल एंट्री के पक्ष में है, और लेटरल एंट्री को इतने व्यापक पैमाने पर लाना चाहते हैं ताकि जो अभी व्यवस्था है उसके साथ जुड़कर वो बहुत बड़े पैमाने पर एक आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में, नए रिजल्ट की दिशा में योगदान कर सके। आखिरी सवाल बीपीएससी के छात्रों पर, 29-30 दिसंबर की रात आपके कुछ वीडियोस वायरल हो रहे थे। आप बेहद जल्दी नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, पता नहीं, पर वो गुस्सा तो आपका दिख रहा था। आप छात्रों से हिसाब मांग रहे थे कंबल का। और पहले तो आपको ये पता नहीं है कि 29 तारीख को क्या हुआ। जब आपने बात उठाई है तो पहले समझिए हुआ क्या है, बताइए। 29 तारीख से पहले छात्र वहां धरने पर बैठे हुए थे। जब छात्र वहां धरने पर बैठते हैं तो आप लोग रिपोर्ट करते हैं कि 10 दिन से यहाँ छात्र धरने पर बैठे हुए हैं।
29 दिसंबर मतलब जब कड़ाके की ठंड पड़ ठंड रही पड़ है, रही थी। रोड के किनारे जब छात्र बैठे हैं तो वो कहीं खाना भी खा रहे होंगे, उनको सोने के लिए चादर कंबल की भी जुगाड़ करने पड़ता है, वहां पर बिजली पानी भी चाहिए, वहां मच्छरों के बीच में बच्चे कैसे सोच रहे हैं, इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई। 29 तारीख को छात्रों ने एक छात्र संसद हमारे कहने पर या कुछ और साथियों के कहने पर गांधी मैदान में किया। वहां से जो लड़के पहले सो रहे थे, वहां पर रुक रहे थे, उन्होंने रेंट पर कंबल ले रखा था। तो स्वाभाविक तौर पर पैसा बचाने के लिए जब छात्र गांधी मैदान में आए तो कंबल जिनका रेंट पे था वो लेकर चले गए लोग। 29 तारीख को यहाँ छात्र संसद हुआ, उसके बाद बड़ी घटना हुई, यहाँ पुलिस लाठीचार्ज कर गई। जब मैं यहां से चला गया उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया रात में 8 साढ़े 8 बजे। 8 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक मैं छात्रों से जाकर पीएमसीएच में मिल रहा हूं कि बच्चे कहाँ एडमिट हैं, उनका इलाज चल रहा है। तब तक ये खबर आई कि कुछ बच्चों ने ये तय किया कि हम वापस जाकर गर्दनी बाग में फिर से उसी धरने स्थल पर बैठेंगे। बच्चे वहां बैठे, किसी ने बताया कि भैया जो सुबह रेंट पर कंबल था वो तो चला गया है, रात में हम लोग यहां रहेंगे कैसे। तो मैंने किसी को कहा भाई 100 कंबल कम से कम उनको भेजो बच्चों को वहां पर। बच्चों को कंबल भेजा गया। 2 बजे रात में मेरे पास फोन आया कि भैया थोड़ा और कंबल भेजवाइए, क्योंकि आपने जो हम लोग के लिए कंबल भेजे थे यहाँ पर सब नेता सब आ गया है, वो सब ले लिया है कंबल उसने। मैं 2:30 बजे रात में वहां अपने गाड़ी से अपने लोगों के साथ पहुंचा हूं कि भाई कंबल कौन इनका बच्चों का ले लिया। 2 नेता वहां छुट भैया एनएसयूआई के 2 नेता बैठे हुए थे। अब देखिए आप त्रासदी, जो बच्चे वहां धरने पर बैठे हैं उनकी तुम मदद नहीं कर रहे हो, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हो। जिन लोगों ने व्यवस्था की है उसका कंबल छीनकर वो बैठा हुआ है और मुझे अपना ज्ञान दे रहा है। तो मैंने ये कहा कि भाई तुम तो पहले कंबल भी जो हम लोग भेजे वो लिए हुए हो, आप किसी की मदद नहीं कर रहे हो। प्रशांत अरे सुनो बात को, नहीं आप कुछ भी गलत नहीं डाल रहा हूं। एक मिनट सुनिए, मेरी पूरी बात। नाराज हो रहे हैं, नाराज नहीं हो रहे हैं। जब आपने सवाल पूछा है मैं पेशेंस के बीच में नहीं टोकता हूं। मैं चाहता हूं कि इसमें आप एक चीज ऐड करके बताएं। आप प्लीज सुना कीजिए सर। सर आखिरी रिक्वेस्ट है, मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूं कि आप मीडिया मैनेजमेंट और हर तरह की चीजों को अच्छे से जानते हैं कि कैसे मिनटों में तिल का ताड़ बनाया जाता है। कोई फर्क नहीं है, बावजूद उस परिस्थिति में कोई फर्क नहीं है। हमारे लिए मीडिया मैनेजमेंट का विषय नहीं है। ये हम वहां पर बच्चों को अगर मदद कर रहे हैं तो हमने उसको मीडिया में नहीं कहा है कुछ कि हम मदद कर रहे हैं। जितने दिन वहां बच्चे बैठे हुए थे, ज्यादातर दिन जब तक मैं इन्वॉल्व था, उन बच्चों का खाना हम लोग व्यवस्था कर रहे थे, मान लीजिए कर रहे थे, हमने तो नहीं कहा किसी को। और वो जो बदमाश वहां आकर बैठ रहे हैं दूसरे दलों के, वो भी वो खाना खा रहे हैं। मेरा ये गुस्सा है कि भाई तुम वहां बच्चों के खाने की व्यवस्था नहीं कर रहे हो, उनके रहने में कुछ योगदान नहीं कर रहे हो, जो चीज उनको भेजा जा रहा है वो छीन कर तुम ले रहे हो, ऊपर से बकैती कर रहे हो यार। ये कैसे बर्दाश्त करेंगे मीडिया वाले को, जो चलाना है चलाए। और इसका प्रमाण क्या है, हम ये कर रहे हो नहीं। अगले दिन जब छात्रों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो हर वो छात्र जो वहां गर्दनी बाग में बैठा था वो हमारे साथ बैठा था। क्यों? क्योंकि उन छात्रों को पता है कि यहाँ पर खाने की व्यवस्था कौन करता है, चद्दर कौन करता है, उनके शौच की व्यवस्था के लिए कौन साधन कर रहा है। ये व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, वो बच्चे खुद से भी कर रहे हैं, या फिर अगर कोई मदद कर रहा है तो हम लोग कर रहे हैं, दूसरा कोई मदद नहीं कर रहा है। और हम एनएसयूआई के हैं, हम फलाने दल के हैं, गए वहां बैठ गए, और ये अभ्यर्थी हैं, ये तो कोई नेता है नहीं। उनसे उनका कंबल ओढ़ा, उनका 2 कंबल लेके खुद बैठ गए। तो जरूर मेरा जाकर मैंने कहा कि भैया कंबल भी जो तुम लिए हुए हो वो भी किसी दूसरे ने दिया है, वो लिए हो। ये बात है। अगर आप नेतागिरी करते हैं, एनएसयूआई के छात्र हैं, तो आपको छात्र नेता हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि लड़के उस कड़ाके की ठंड में सो रहे हैं, 5 कंबल आप दे देते। प्रशांत किशोर तो गलत कह रहे हैं, आप दे देते। राहुल गांधी वहां आए थे कई दिनों के बाद, भाई 4 ब्रेड ही लेकर चले जाते, 10 पैकेट बिस्किट ही लेकर चले जाते। वो बच्चे खाना नहीं खाते, आके यहां नेतागिरी कर रहे हो। भाई सब नेतागिरी कर रहा है, हम भी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इतनी मानवता अभी मरी नहीं है। कोई आदमी अगर वहां रुका हुआ है तो ये चिंता करते हैं कि वो आदमी सोएगा भी, खाएगा भी, उसकी चिंता कर लें। तो इस तरह की बातों से कि मीडिया क्या चला रही, क्या जो चलाना है चला ले। आज किसी भी छात्र से जाकर आप पूछ लीजिए कि उसको प्रशांत किशोर पर भरोसा है, आकि जो लड़के वहां कंबल छीन कर बैठे थे उन पर भरोसा है। आपकी पार्टी की छात्र इकाई कब शुरू होगी? कोई छात्र इकाई नहीं मेरी। तो कब बनेगी? कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हर तरह के प्रदर्शन में आप ही दिखाई दे। कोई जरूरत नहीं। हम छात्रों को पता है कि उनके हक के लिए कौन खड़ा हुआ, उनको पता है कि 10 दिन 15 दिन अनशन पर कौन बैठा,
उनको पता है कि प्रशासन से कौन लड़ा, उनको पता है कि आज भी कोर्ट में केस कौन लड़ रहा है। हाँ, लेकिन राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव नहीं लड़ रहे हैं, कोर्ट में आज भी हम लोग केस लड़ रहे हैं बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ। विद्यार्थियों को यह पता है कि चाहे जितने लोगों पर एफआईआर हो, पुलिस किसी को नहीं पकड़ रही क्योंकि प्रशांत किशोर खड़े हैं। अगर पकड़ेगी तो उनकी मदद के लिए हम लोग खड़े होंगे। मैं जब नहीं था, अभी एक दिन बाहर था, छात्रों ने प्रदर्शन किया, 3 लोग अभी जेल में है, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। तो मैं उस तरह की राजनीति नहीं करता हूं। अगर हम उसमें शामिल हैं तो उन बच्चों की जिम्मेवारी हमारी है। जब हम नहीं थे, अभी उन्होंने प्रदर्शन किया, वो 3 लोग पकड़े गए, मुझे उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है। वो छात्रों ने ना मेरे से मदद मांगी है, ना मैं मदद कर रहा हूं। लेकिन जब मैं प्रदर्शन कर रहा था उनके साथ, और जिन छात्रों पर भी केस हुआ, उसकी जिम्मेवारी हमारी है और मैं उसको पूरा करता हूं। खाली फोटो खिंचाने के लिए वहां जाकर बैठना वो मेरा फितरत नहीं है। तो उसके लिए किसी को अच्छा लगे, खराब लगे, और ना मेरी कोई छात्र इकाई, कोई बात नहीं, कोई मेरी छात्र इकाई नहीं। जो भी छात्र यहाँ प्रताड़ित है उसके साथ मैं खड़ा हूं, वो किसी इकाई का हो। मुझे छात्रों से दिक्कत नहीं है। छात्रों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आते हैं, इससे भी दिक्कत नहीं है। इससे दिक्कत है कि कम से कम जो संसाधन व्यवस्था तुम्हारी नहीं है, किसी दूसरे ने छात्रों के लिए भेजी है, वो मत खाओ, वो मत लूटो, इतनी मानवता रखो। इसलिए गुस्से वाली बात है। नहीं, अच्छी बात है। ओके, शुक्रिया बहुत 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 धन्यवाद। बातचीत करने के लिए सर।